कैंग चो को शांत होने को कहता है क्योंकि जो वह देख रहा है वह बस इंसानों के फैशन की एक रिकॉर्डिंग है। चो वीडियो से पूरा फ्लस्टर्ड हो जाता है और कैंग स्माइल करता है जब देखता है कि वह कितना फोकस्ड है। कैंग जानता है कि चो बहुत समय से अकेला है और भले ही वह कहता है कि उसे इसकी आदत है, कैंग जानता है कि हर किसी को कभी न कभी साथी की जरूरत होती है। चो सरप्राइज्ड होता है कि लोग अब पहले की तरह खुद को कवर नहीं करते और वह ये सोचता है कि बाहर की दुनिया बिगड़ गई है। कैंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर चो उसे बीच में रोकता है, कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था। कैंग फिर चो को बताता है कि वह आगे से काफी बिजी रहने वाला है और वह सिर्फ इसलिए आया था ताकि उसे लैपटॉप यूज करना सिखा दे, इससे पहले कि वह अपना काम करने जाए। कैंग बताता है कि वह मॉन्स्टर्स का शिकार करने का प्लान बना रहा है क्योंकि उसने कहा था कि बेटर होने का सबसे अच्छा तरीका कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। कंग फिर चो को बैठाता है और उसे माउस चलाना, लैपटॉप ऑन करना और बाकी चीजें सिखाना शुरू करता है। चो उसे एक प्राउड बाप की तरह देखता है, जैसे वह अपने बेटे को घूर रहा हो। थोड़ी देर बाद कैंग शियोनहुआ और यिसिल से मिलता है। यिसिल उसका पहले से ज्यादा अच्छे से वेलकम करती है और वह सजेस्ट करती है कि वे फिर से उसकी कार यूज करें। रास्ते में कैंग नोटिस करता है कि बैक सीट में कुछ अजीब सा है और वह इसके बारे में पूछता है। यिसिल बताती है कि ये एक कोलैप्सिबल स्पीयर है जिसको वह आज से यूज करना चाहती है। कैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि स्टोरी में कोई ऐसा सीन नहीं था जहां यिसिल ने स्पीयर यूज करना शुरू किया हो। वो क्लोज कॉम्बैट में मास्टर है पर अचानक स्पीयर का यूज शुरू करना कैंग को डरा देता है। शियोनहुआ फिर बताती है कि स्कूल में स्पीयर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन खाली है और यिसिल उसके लिए अप्लाई कर रही है। कैंग का दिमाग ये सुनकर फ्रीज हो जाता है क्योंकि जोंग स्पीयर इंस्ट्रक्टर था और वह गुस्से में स्कूल छोड़ गया था क्योंकि वह कैंग से हार गया। कैंग को ये फील होने लगता है कि ओरिजिनल स्टोरी शायद चेंज हो चुकी है। वह सोचता है कि क्या उसने कहीं गलती की या यिसिल से स्पीयर का जिक्र किया। कैंग फिर यिसिल से पूछता है कि वह अचानक ये बदलाव क्यों कर रही है। यिसिल कैजुअली कैंग से कहती है कि वह टीचर बनने का एक्सपीरियंस लेना चाहती है क्योंकि मॉन्स्टर्स को तो वह ब्रेक के दौरान भी मार सकती है। कैंग ये सुनकर सोचता है कि उसे यिसिल को रोकना होगा वरना चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। कैंग यिसिल से कहता है कि स्पीयर हैंडल करने में उसे दिक्कत हो सकती है पर यिसिल आर्ग्यू करती है, कहती है कि स्कूल में जो स्पीयर टेक्निक्स हैं वे बेसिक लेवल की हैं और उसे यकीन है कि वह इसे हैंडल कर लेगी। दरअसल यिसिल को पूरा यकीन है कि वह एग्जाम में टॉप करेगी पर अचानक वह बताती है कि उसका प्लान सेमेस्टर के बाद का नहीं है। कैंग ये सुनकर अच्छा फील करता है कि यिसिल सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए स्कूल में टेम्पररी टीचर बनने वाली है। वह बताती है कि अगर उसे स्कूल की लाइफ पसंद आई तो वह क्लोज कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर बन जाएगी। ये बात क्लियर होने के बाद शियोनहुआ बताती है कि आज के दिन के लिए उन्हें जो पोर्टल असाइन हुआ है वहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स कॉमन है। शियोनहुआ सजेस्ट करती है कि पहले वे खाना खा लें क्योंकि वहाँ पहुंचने में समय लगेगा। कैंग पहले से ही पूछने लगता है कि वे क्या खरीदेंगे जब दोनों लेडीज बताती हैं कि उन्होंने लंच बॉक्सेस पैक किए हैं। कैंग एकदम पीछे हट जाता है और लड़कियों को कहता है कि उसे शायद कन्वीनियंस स्टोर से कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि उसने कोई खाना पैक नहीं किया। शियोनहुआ फिर कैंग को बोलती है कि चिंता न करे क्योंकि उसने कैंग के लिए भी एक अलग लंच बॉक्स पैक किया है। कैंग ये सुनकर पूरा दंग रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए इतना एफर्ट करेगा कि लंच बॉक्स पैक करे। जब वह हाई स्कूल में था उसे लंच बॉक्स की लग्जरी नहीं मिली थी। वह बस उसके पेरेंट्स के छोड़े हुए कुछ हजार रुपयों के लिए थैंकफुल था जो टेबल पर रखे होते थे। कैंग का शॉक्ड फेस क्लियरली दिखता है और शियोनहुआ उसे कहती है कि कोई चांस नहीं कि वे अपने लिए खाना पैक करें और कैंग को इंक्लूड न करें। शियोनहुआ फिर बताती है कि उसने मैप पर एक पार्क देखा है और सजेस्ट करती है कि वे वहाँ खाना खा लें। कैंग उन्हें बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसके लिए कोई भी जगह चलेगी। ग्रुप जल्दी ही बैठकर अपना खाना एंजॉय करता है और खाना खत्म होने के बाद वे पोर्टल में चले जाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी उनका सामना अनडेड मॉन्स्टर्स से होता है। शियोनहुआ पीछे रहती है, अपने टीममेट्स को बफ्स देती है जबकि कैंग और यिसिल मॉन्स्टर्स को कूटते हैं। ये कई दिनों तक चलता है जब वे दूसरे पोर्टल्स में जाते हैं और उन्हें इजीली क्लियर करते हैं। एक मिशन के बाद यिसिल को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आती है जो उसके चाचा की होती है। दरअसल उसके चाचा को एक अर्जेंट मिशन के लिए उसकी जरूरत है जो एक ए रैंक पोर्टल से रिलेटेड है और शायद वह मिशन एक वीक तक चल सकता है। यिसिल अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वे अवेलेबल हैं और कैंग जो हमेशा ब्राइट मूड में रहता है बिना समय गंवाए मिशन के लिए हाँ कर देता है। कैंग को रियलाइज होता है कि ये उसकी दूसरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जब यिसिल को अपने टीममेट्स की परमिशन मिल जाती है वह अपने चाचा को कहती है कि वह स्केड्यूल एडजस्ट करने के बाद कॉल बैक करेगी। कॉल कट होने के बाद कैंग उससे पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कहता है कि वह ओपनली शेयर कर सकती है क्योंकि अगर उसके बस में हुआ तो वह हेल्प करने को रेडी है। यिसिल कहती है कि वह कैंग के साथ होने से खुश है पर वह बताती है कि ये टाइम और लॉन्ग डिस्टेंस का मैटर है। कैंग अभी भी कंफ्यूज्ड है और शियोनहुआ बताती है कि यिसिल के चाचा जेजू आइलैंड पर हैरंग गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं। यिसिल बताती है कि एक ए रैंक पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जिससे उनकी टीम शॉर्ट स्टाफ्ड हो गई है। इस वजह से वे चाहते हैं कि वह एक वीक के लिए हेल्प करने आए। यिसिल कैंग को यकीन दिलाती है कि सारी लॉजिस्टिक्स मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगी। एक्साइटेड होकर कैंग यिसिल को कहता है कि अगर कुछ न भी मिलता तब भी वह जरूर हेल्प करता। शियोनहुआ भी हेल्प करने के लिए एक्साइटेड है और दोनों को कहती है कि वह कुकिंग और मैजिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। यिसिल कैंग की काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलती है और उसे यकीन दिलाती है कि जब वे वापस आएंगे तो वह उसके लिए वह सारा टेस्टी खाना खरीदेगी जो वह चाहता है। यिसिल फिर पूछती है कि क्या वे परसों निकल सकते हैं और कैंग इसके लिए हाँ करता है क्योंकि उन्हें एक दिन का रेस्ट चाहिए। जब कैंग को याद आता है कि उसके स्टूडेंट्स जेजू आइलैंड पर हैं, कैंग सोचता है कि क्या कोई तरीका है कि वह अपने स्टूडेंट्स से मिल सके जब उनका स्केड्यूल अलाइन हो जाए। अगले दिन कैंग अपने सफर के लिए जरूरी सामान पैक करना शुरू करता है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद वह अपनी तलवार के साथ प्लेन में नहीं चढ़ सकता। इसी समय उसे सियोरा का कॉल आता है और कैंग को लगता है कि यह परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि वह तलवार के बारे में पूछ सकता है।
स्योरा शॉक हो जाती है कि कैंग ने एक बार में कॉल उठा लिया और कैंग बताता है कि वह पोर्टल से ब्रेक ले रहा है। फिर वह स्योरा से पूछता है कि क्या कोई तरीका है कि वह अपनी तलवार प्लेन में ले जा सके। स्योरा पहले कैंग को पागल कहती है, फिर बताती है कि वह एयरपोर्ट पर अपना हंटर्स लाइसेंस दिखाए तो तलवार को लगेज के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। स्योरा फिर बताती है कि वह असल में कैंग के लाइसेंस के बारे में कॉल कर रही थी। वह कैंग को याद दिलाती है कि उसका लाइसेंस रिन्यू करने का समय आ गया है। वह उसे जल्दी लाइसेंस रिन्यू करने को कहती है क्योंकि अगर वह नहीं करता तो अगले सेमेस्टर में स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा। कैंग अपना लाइसेंस देखता है और समझ जाता है कि स्योरा सच बोल रही है क्योंकि उसके लाइसेंस में बस 1 मंथ बचा है। कैंग सोचता है कि स्योरा को ये कैसे पता, और स्योरा बताती है कि उसे कुछ दिन पहले अंटस से कॉल आई थी। वह कहती है कि ये एक रेगुलर कॉल थी पर कैंग का नाम बीच में आ गया। कैंग शॉक्ड होता है कि अंटस अभी भी उसके बारे में बात कर रहा है, भले ही वह उनसे अलग हो चुका है। स्योरा उसे याद दिलाती है कि उसकी रीसेंट एक्टिविटीज की वजह से वह काफी पॉपुलर हो गया है। कैंग सरप्राइज्ड होता है कि अंटस को यह सब पता है, भले ही वह केयरफुल रह रहा है। स्योरा उसे बताती है कि अंटास का इन्फ्लुएंस हर जगह है और कुछ चैलेंज लेटर्स जो उसे मिले वे भी अंटास के एजेंट्स ने भेजे थे। स्योरा कैंग को बताती है कि अंटास अभी शॉर्ट स्टाफ्ड है और इस वजह से वे चाहते हैं कि कैंग फिर से एजेंसी ज्वाइन कर ले। दरअसल उन्होंने स्योरा को कहा था कि वह कैंग को वापस बुलाए, ये झूठ बोलकर कि उसने कैंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, पर वह बताती है कि उसने एक एक्सक्यूज बनाकर इससे मना कर दिया। स्योरा कैंग को यकीन दिलाती है कि अंटास अब कुछ समय तक उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि कैंग को ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि उसने अंटास को पीछे हटने पर कैसे मजबूर किया। स्योरा कैंग को बताने में हेजिटेट करती है पर कैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं। स्योरा बताती है कि उसने कुछ बहुत गंदा बोला था और ये कहा था कि कैंग ने उसके सॉक्स चुराए ताकि वह उन्हें सूंघ सके। भले ही ये झूठ बहुत गंदा और इंसल्टिंग था, कैंग को इसकी परवाह नहीं थी जब तक वह एंटस के रेडार से बाहर था। उसने स्योरा को हेल्प के लिए थैंक्स भी किया। अगले दिन कैंग एयरपोर्ट पर शियोनवा और यिसिल से मिलता है। कैंग एयरपोर्ट पर भीड़ देखकर शॉक्ड हो जाता है और शियोनवा कहती है कि एयरपोर्ट शायद इसलिए पैक्ड है क्योंकि वेकेशन सीजन है। यिसिल कैंग को बताती है कि इंजर्ड हंटर्स जल्दी ही वापस काम पर आएंगे और अगर वे कुछ दिन हार्ड वर्क कर लेते हैं तो उन्हें भी थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। जब वे लैंड करते हैं यिसिल की कजिन होंग यिसूल उन्हें मिलने आती है। होंग यिसूल खुशी से उनका वेलकम करती है और वह एक एंथुजियास्टिक लड़की लगती है जो यिसिल से बिल्कुल अलग है। वह शियोनवा के साथ भी काफी अच्छा घुल मिल जाती है, अपनी कजिन से ज्यादा। जब वह शोर शराबे से थक जाती है यिसिल यिसूल को कहती है कि कैंग से मिलो। यिसूल कैंग के पास जाती है और बताती है कि वह शॉक्ड है कि कैंग सिर्फ एक टीचर है क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। ग्रीटिंग्स के बाद यिसूल उन्हें बताती है कि वह गिल्ड जाते हुए मिशन के डिटेल्स एक्सप्लेन करेगी। यिसूल बताती है कि पिछले वीक गिल्ड ने अपनी काफी फोर्सेस एक ए रैंक 10% डंजन में डिप्लॉय की थी, पर डंजन रेड के दौरान 3 ओगर आ गए। आखिर में हंटर्स ने डंजन क्लियर कर लिया, पर इस प्रोसेस में एक हंटर की मौत हो गई। साथ ही गिल्ड का वाइस मास्टर और उसकी टीम के सारे मेंबर्स इंजर्ड हो गए। कुछ तो अपने कॉमरेड की डेथ के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और उन्होंने रिटायर होने का प्लान भी बनाया है। कैंग समझता है कि हंटर्स इस सब से गुजर रहे हैं क्योंकि कोई भी मैजिक इमोशनल ट्रॉमा को हील नहीं कर सकता। वो जल्दी ही गिल्ड पहुंच जाते हैं और यिसूल उन्हें बताती है कि वो अपना लगेज लॉबी में छोड़ सकते हैं, जबकि वो उन्हें उनकी रहने की जगह दिखाती है। कैंग गिल्ड की बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और शॉक होकर कहता है कि गिल्ड की बिल्डिंग इतनी बड़ी कैसे है। यिसूल उसे करेक्ट करती है और बताती है कि गिल्ड सिर्फ 7th से 10th फ्लोर तक ही बिल्डिंग यूज करती है। तभी गिल्ड मास्टर और यिसिल का चाचा होंग जोंगसिक उनका वेलकम करने आता है। यिसिल अपने चाचा से पूछती है कि क्या वो ठीक है और वो आदमी उसे चिढ़ता है, कहता है कि अगर वो ठीक होता तो हेल्प नहीं मांगता। जोंगसिक शियोनवा के पास जाता है और उसके फादर का हाल पूछता है। वो बताती है कि उसके फादर ने ग्रीटिंग्स भेजी है और कहा कि अगर वो आ सकते तो हेल्प करने जरूर आते। जोंगसिक फिर कैंग की तरफ मुड़ता है और एक बड़ी स्माइल के साथ उसका स्वागत करता है। कैंग ये देखकर समझता है कि ये पूरी फैमिली ब्राइटनेस कर्स्ड है। जब वो गिल्ड में अंदर जाते हैं तो जोंगसिक यिसूल की बताई हुई बात की समरी देता है। फिर वो बताता है कि वो एक बी ग्रेड 7% डंजन क्लियर करने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल गिल्ड की आदत है कि वो डंजन में जरूरत से ज्यादा हंटर्स भेजती है क्योंकि वो अपने हंटर्स की सेफ्टी को वैल्यू करती है, पर वो शॉर्ट स्टाफ्ड है और चूंकि उनके पास कम लोग हैं वो कैंग और उसकी टीम को बताता है कि वो सिर्फ 5 लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यिसिल खुशी से अपने चाचा को कहती है कि इतने लोग उनके लिए काफी हैं और वो कैंग से उसका ओपिनियन पूछती है। तभी कैंग बताता है कि 5 लोग उनके साथ एक्चुअली बहुत ज्यादा हैं। वो कहता है कि 3 लोग भी काफी होंगे और ये भी बताता है कि उसे शक है कि उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ बी रैंक पोर्टल में क्यों भेजा जा रहा है। कैंग फिर बात खत्म करता है कि ज्यादा हंटर्स होने से डंजन से मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा। जोंगसिक ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और कैंग से पूछता है कि उसकी पुरानी गिल्ड कौन सी थी। कैंग बताता है कि वो चेज गिल्ड थी और ये बोलने के बाद जोंगसिक उसे गंदी नजर से देखता है, कहता है कि गिल्ड का बी रैंक टीम का टीम वर्क शानदार है। जोंगसिक हॉरर मूवी के विलन की तरह कैंग के पास तेजी से जाता है। वो कैंग को डांटता है कि उसने मिशन के लिए हंटर्स की संख्या कम करने का सजेशन दिया। यिसिल ये देखकर डर से जम जाती है क्योंकि उसे पता है कि जोंगसिक गुस्से में है और वो नहीं जानता कि कैंग के पास कितनी स्किल्स हैं। जोंगसिक डिसाइड करता है कि उसे कैंग को सबका सिखाना होगा और घमंड में वो कैंग को कहता है कि उसके पीछे आए।
यीसिल बीच में बोलने की कोशिश करती है, पर उसका अंकल उसे बोलता है कि दूर रहे क्योंकि ये बात उसके गिल्ड मेंबर्स की सेफ्टी के बारे में है जो मिशन में उनके साथ जाएंगे। जोंगसिक को लगता है कि कैंग एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी कैंग अपनी तलवार निकालता है और अपनी स्किल्स ऑरा ब्लेड दिखाता है। दरअसल कैंग पोर्टल्स में लड़ने के बाद ऑरा ब्लेड यूज करने में काफी अच्छा हो गया है। जोंगसिक ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि कैंग को बी रैंक हंटर कहा जाता है। कैंग अनजान बनने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने ये स्किल बस रैंडमली सीखी है, पर ये अभी परफेक्ट नहीं है। जोंगसिक को आखिर में समझ आता है कि उसने कैंग को जाने बिना जज किया। कैंग फिर सॉरी बोलता है अगर वो रूड लगा, पर वो जोंगसिक को बताता है कि वो और लड़कियां एक ट्रियो के तौर पर बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर रहे हैं। जोंगसिक इस बात पे सोचने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो डंजन में जाने वाले हंटर्स की संख्या कम कर सके तो ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि वो पहले से ही शॉर्ट स्टाफ्ड है। इस पर सोचते हुए शियोनवा बीच में बोलती है, जोंगसिक को कहती है कि कैंग पर भरोसा करे क्योंकि उसने रिसेंटली उसके फादर के खिलाफ मैच जीता था। कैंग इसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वाइस प्रिंसिपल ने उस पर हाथ हल्का रखा, पर शियोनवा इंसिस्ट करती है कि रूल्स के हिसाब से कैंग ही विनर था। जोंगसिक ये जानकर शॉक हो जाता है कि कैंग ही वो था जिसने किम मंडोंग पर हिट लगाई। यीसिल जल्दी से इस बात को सपोर्ट करती है, कहती है कि कैंग ही वो बंदा है। जोंगसिक दंग रह जाता है कि कैंग के इतने हाई स्किल लेवल के बावजूद वो अभी भी बी रैंक है। वो कैंग से पूछता है कि इसकी कोई वजह तो होगी। कैंग कहता है कि कोई खास वजह नहीं, बस उसने अभी तक ए रैंक प्रमोशन एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं किए। दरअसल ए रैंक एग्जाम के लिए 100 से ज्यादा बी रैंक पोर्टल्स क्लियर करने पड़ते हैं और ओवरसीज एक्टिविटीज काउंट नहीं होती। इस वजह से कैंग बताता है कि वो एग्जाम नहीं दे पाया। वो जोंगसिक को बताता है कि वो अपना लाइसेंस रिन्यू करेगा और अगले साल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने की कोशिश करेगा। जोंगसिक उसे कहता है कि जब वो एलिजिबल हो तो एग्जाम जरूर दे। यीसिल अपने चाचा का थैंक्स करती है, पर जोंगसिक बोलता है कि वो अभी भी पीछे नहीं हटा। वो अभी भी मानता है कि कैंग फिट नहीं है क्योंकि उसने ए रैंक रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं किए। वो कैंग को बोलता है कि भले ही वो काफी स्ट्रांग है पर उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। जोंगसिक फिर कहता है कि वो 2 हंटर्स को सपोर्ट स्किल्स और लोकल ज्योग्राफी के लिए असाइन करेगा। कैंग इम्प्रेस्ड होता है कि जोंगसिक ने उसके एक्सपीरियंस की कमी को समझा और सही हंटर्स असाइन करके उसकी कमी पूरी की। कैंग मानता है कि उनकी टीम में कोई स्पेसिफिक पोजीशंस नहीं है, भले ही वो साथ काम कर रहे हैं। वो बेसिकली पोर्टल्स में जाते हैं, मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं, जबकि शियोनवा पीछे से बफ्स देती है। पर अब यीसुल उनके साथ ज्वाइन कर रही है और उन्हें 2 और हंटर्स भी मिलने वाले हैं। बाद में वो उन हंटर्स से मिलते हैं जो उनके साथ जाएंगे। एक बी रैंक हंटर हन ग्वांगहू है, दूसरी लड़की ली जीहे है, वो भी बी रैंक हंटर है। ये दोनों उन स्किल्स में सबसे अच्छे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। ग्वांगहू मॉन्स्टर डिटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है और जीहे टेरेन हैंडल करेगी। कैंग इम्प्रेस्ड होता है कि जोंगसिक ने टीम में लॉन्ग रेंज फाइटर की कमी नोटिस की और उसको कवर किया। वो मानता है कि जोंगसिक शायद फ्लैशी लगता है पर काफी समझदार भी है। थोड़ी देर बाद वो डंजन में चले जाते हैं। डंजन एक केव जैसा टेरेन है जो ब्लाइंड स्पॉट से भरा है, जिससे मॉन्स्टर्स को उन तक इजीली पहुंचने का चांस मिलता है। केव में बड़े लाल चूहे जैसे मॉन्स्टर्स हैं। ये पोर्टल इसलिए पोस्टपोन हुआ था क्योंकि ये काफी टफ था। ग्वांगहू सजेस्ट करता है कि वो डंजन में सिर्फ 2 घंटे रहे और कैंग इससे अग्री करता है। थोड़ी देर बाद जीहे अपने पीछे एक मॉन्स्टर नोटिस करती है और जब तक वो अपना बो और एरो निकालती है, कैंग एक ही बार में मॉन्स्टर को काट देता है। वो चूहे को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। कैंग चूहे के लुक से थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने दिमाग में कुछ ज्यादा भयानक सोचा था। जब यीसिल और कैंग चूहे के लुक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जीहे अभी भी वहीं दंग खड़ी होती है। उसे समझ आता है कि कैंग ने बी रैंक डिटेक्शन से भी तेजी से मॉन्स्टर को सेंस किया और इतना ही नहीं, उसने बिना माने के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। शियोनवा फिर कैंग से पूछती है कि क्या केव में और मॉन्स्टर्स हैं, और कैंग कहता है हाँ, वो एरिया में ढेर सारे मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस फील कर रहा है। ग्वांगहू कैंग से पूछता है कि क्या उसमें भी डिटेक्शन स्किल्स हैं, और कैंग हाँ कहता है और टीम को बोलता है कि वो भी कवर देगा। जीहे और ग्वांगहू ये सुनकर दंग रह जाते हैं और उन्हें आखिर में समझ आता है कि कैंग कितना कमाल का है, इसलिए उसने हंटर्स के नंबर्स कम किए। पोर्टल में 2 घंटे बाद ग्वांगहू और जीहे खुद को यीसिल और कैंग के पीछे दौड़ते हुए पाते हैं। दोनों ने आगे के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और पता ही नहीं चला कब उन्होंने डंजन क्लियर कर लिया। जीहे यीसिल से पूछती है कि क्या कैंग सच में बी रैंक हंटर है। यीसिल कहती है कि हाँ, पर वो उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। यीसिल बताती है कि शियोनवा ने कैंग को टीम में लाया और वो कैंग का फुल नेम लेती है। ग्वांगहू कैंग का पूरा नाम सुनकर रियलाइज करता है कि वो उसे जानता है। ग्वांगहू को याद आता है कि उसने एक बार कैंग को ड्यूएल के लिए चैलेंज किया था, पर अब कैंग की कैपेबिलिटी देखकर वो शुक्र मानता है कि उसने कैंग से लड़ाई नहीं की। यीसुल अपने दोस्तों को कहती है कि शायद वो खाली हाथ घर जाएंगे क्योंकि उन्होंने रेड में कुछ नहीं किया। अचानक वो कैंग को सुनते हैं कि वो प्रॉफिट को इक्वली बांटने की बात कर रहा है। यीसुल और बाकी सब कैंग को याद दिलाते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पर कैंग कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं। आखिर बिना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हंटर्स के वो डंजन में एंटर ही नहीं कर पाते। वो उन्हें बताता है कि वो इस बात की कदर करता है कि उन्होंने एक स्ट्रेंजर पर भरोसा किया। ग्वांगहू रियलाइज करता है कि कैंग दिल से उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहता है और वो कैंग को भाई की तरह झप्पी देने के लिए दौड़ता है। इसके साथ टीम आइलैंड पर कई एक्सपीडिशंस कंटिन्यू करती है। इसी दौरान कैंग के स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि वो आइलैंड पर है और वो उसे टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं। उसे बोलते हैं कि वो आए और उनसे मिले। एक्सपीडिशन के तीसरे दिन ग्वांगहू और टीम के एक्स्ट्रा लोग बात करते हैं कि वो कितने लकी हैं कि उनकी टीम में शियोनवा, यीसिल और कैंग हैं, क्योंकि वो ही सारा काम कर रहे हैं। एक पोर्टल से बाहर आने के बाद शियोनवा कैंग को याद दिलाती है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है। कैंग बताता है कि वो अपने स्टूडेंट्स से मिलना चाहता है जो जेजू वेकेशन ट्रिप के लिए आए हैं, क्योंकि वो खरुद खून और मॉन्स्टर्स की गंदगी से भरा हुआ है। शियोनवा उसे एडवाइस करती है कि वो पहले नहा ले। कैंग खुश है कि टीम अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रही है और शायद अगले वीक से चीजें और इजी हो जाएंगी क्योंकि इंजर्ड हंटर्स वापस आ रहे हैं। ग्वांगहू फिर कैंग से पूछता है कि क्या उसे स्टूडेंट्स से मिलने के लिए कार चाहिए।
कैंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो टैक्सी लेने वाला है, पर ग्वांगहो इंसिस्ट करता है कि वो उसकी कार ले ले क्योंकि कम से कम वो कैंग के लिए इतना तो कर ही सकता है। कैंग कार ले लेता है और स्टूडेंट्स से मिलने के रास्ते में वो उन्हें कॉल करता है। स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनका टीचर फाइनली उनसे मिलने आ रहा है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, साथ ही पूछता है कि क्या वो सब एक साथ हैं। जिनसू बताता है कि ट्विंस में से एक ऑनसू को फीवर हो गया और वो इन में ही है। जिनसू बताता है कि वो 1 घंटे में इनन में पहुंच जाएंगे और कैंग उन्हें कहता है कि उसे इस टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो दोबारा पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए तो वो फोन पे ढेर सारी चीजें चिल्लाकर बोलने लगते हैं और कैंग को मजबूरन कॉल काटनी पड़ती है, पर उसने सुना कि वो बीफ खाना चाहते हैं। वो डिसाइड करता है कि सुपरमार्केट रुककर स्टूडेंट्स के लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स खरीदे। तभी उसे दिखाई देता है कि हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वो सोचता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक चेक पॉइंट पर पहुंचता है, पर पुलिस ऑफिसर्स की जगह उसे सोल्जर्स दिखते हैं। फिर वो एक सोल्जर से पूछता है कि क्या हुआ और ट्रैफिक इतना बुरा क्यों है। सोल्जर बताता है कि एक रेड के दौरान एक मॉन्स्टर एरिया के पास के डंजन से भाग गया। दरअसल हंटर्स जो इस मॉन्स्टर को रोकने गए थे वो फेल हो गए, इसलिए उन्होंने पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया है। कैंग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। जब अचानक उसे रियलाइज होता है कि यूनसेओ इनमें है, कैंग सोल्जर से लॉकडाउन के रेंज के बारे में पूछता है और वो बताता है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन पर है। कैंग से पूछा जाता है कि क्या वो लॉकडाउन एरिया का रेजिडेंट है। वो कहता है नहीं, पर उसका कोई बंदा एरिया के इन में है। सोल्जर सजेस्ट करता है कि वो ऑनसू को कॉल करे। कुछ सेकंड के बाद यूनसेओ कॉल पिक करती है। डरते हुए कैंग उससे पूछता है कि वो कहाँ है। यूनसेओ बताती है कि वो इन में ही है और कैंग उसे बोलता है कि जो वो अभी बताने वाला है उसे ध्यान से सुनने। वो यूनसेओ को बताता है कि एक मॉन्स्टर पास के पोर्टल से भाग गया है और डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट सब लोग एरिया छोड़कर जा चुके हैं। कैंग यूनसेओ को बोलता है कि वो इन से बाहर न निकले क्योंकि पूरा एरिया शांत है। सोल्जर्स बताते हैं कि भागा हुआ मॉन्स्टर शैडो रीपर है और कैंग जानता है कि शैडो रीपर कितना डेंजरस है। बेसिकली शैडो रीपर एक बी रैंक डंजन बॉस मॉन्स्टर है। इसमें स्टेल्थ एबिलिटीज और काफी शक्ति होती है जिससे इसे फेस करना मुश्किल होता है। कैंग अपनी बात रिपीट करता है। यूनसेओ को कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो इन से बाहर न निकले ताकि शैडो रीपर उसे न देखे। तभी यूनसेओ अपने टीचर से पूछती है कि क्या शैडो रीपर एक बड़ी साइट और काला रोब पहनता है। कैंग इसको कंफर्म करता है, सोचता है कि यूनसेओ ने क्लास में ध्यान दिया था, पर यूनसेओ उसे कहती है कि वो गलत है क्योंकि वो अभी शैडो रीपर को ही घूर रही है। यूनसेओ फिर कहती है कि मॉन्स्टर से बचना मुश्किल होगा और कैंग ये सुनकर और परेशान हो जाता है। वो यूनसेओ से ज्यादा डिटेल्स मांगता है। यूनसेओ फिर टीचर को बताती है कि वो इस एरिया में अकेली नहीं है। पता चलता है कि कुछ बच्चे एक कार के पीछे छुपे हैं जो यहीं रह गए थे जब सब निकल रहे थे। शैडो रीपर उस कार के बिल्कुल पीछे है जहाँ बच्चे छुपे हैं। डर के मारे एक बच्चा हल्की सी आवाज करता है। शैडो रीपर का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो बच्चों को मारने के लिए अपनी साइट उठाता है, पर यूनसेओ उस पर एनर्जी ब्लास्ट मारती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। यूनसेओ तुरंत कैंग को कहती है कि उसे जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। वो अपने टीचर को बताती है कि फीवर की वजह से वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगी। कैंग के समझ आने से पहले ही यूनसेओ से कनेक्शन टूट जाता है और वो फोन पर चिल्लाता है उस तक पहुंचने की कोशिश में। कैंग सोल्जर्स की तरफ मुड़ता है, कहता है कि वो एक टीचर हो सकता है पर वो एक हंटर भी है जो अभी हैरंग गिल्ड के साथ काम कर रहा है। वो सोल्जर्स से पूछता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे वो ट्रैफिक के थ्रू जा सके। चूंकि वो हंटर है, सोल्जर्स उसे बोलते हैं कि वो आगे जा सकता है, पर चूंकि ट्रैफिक बहुत बुरा है उसे कार्स के हटने का वेट करना होगा। कार्स के हटने का वेट करने के बजाय कैंग को एक झाड़ी वाला रास्ता दिखाई देता है और वो इसकी तरफ इशारा करता है ताकि सोल्जर्स को पता चले कि वो वहां से जाएगा। इस दौरान ग्वांगहू और टीम डंजन में सक्सेसफुल एक्सपीडिशन के बाद मजे कर रहे हैं। ग्वांगहू बियर के कप्स एंजॉय कर रहा है और वो जीहे को इन्वाइट करता है जो ना चाहते हुए एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो बियर नहीं पीती। वो कहती है कि 3 दिन के मैराथन के बाद वो कुछ भी पी सकती है। ग्वांगहू खुश है कि कैंग हेल्प कर रहा है क्योंकि वो अपना कार लोन जल्दी चुकता पाएगा। वो खुद को जल्दी अमीर होते देख रहा है। दरअसल उसने कार 36 मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान पर खरीदी थी और कैंग के डंजन्स जल्दी क्लियर करने की वजह से उसे पता है कि वो बहुत कमा लेगा। ग्वांगहू को लगता है कि कैंग अभी अपने स्टूडेंट्स के साथ होगा, पर उसे नहीं पता कि कैंग ने उसकी कार को ऑफ रोड व्हीकल बना दिया है और वो कार को झाड़ियों के थ्रू रास्ता बनाने के लिए यूज करता है। उसी समय यूनसेओ शैडो रीपर से भागने की कोशिश कर रही है जो अब उसकी जान के पीछे पड़ा है। उसे याद आता है कि कैंग ने क्लास में क्या बताया था कि हीरो बनने की कोशिश से बचो क्योंकि इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस समय यूनसेओ ने पूछा था कि जब उनके पास कोई ऑप्शन न हो तो क्या करें। कैंग ने उन्हें बताया था कि अपने आसपास की जगह पर नजर रखें और इसके बाद भागने की कोशिश करें। यूनसेओ ने सवाल किया था कि जब भागना ही है तो सराउंडिंग्स पर नजर रखने की क्या जरूरत है। कैंग ने जवाब दिया था कि ये इसलिए कि उन्हें पता चले कहाँ भागना है ताकि सर्वाइवल का चांस बढ़ जाए। कैंग को स्टूडेंट्स को हर रोज बिना रुके दौड़ाने का भी बहुत शौक था। यूनसेओ और बाकी सब हमेशा इस डिसीजन पर सवाल उठाते थे, पर जब वो शैडो रीपर से भागने की कोशिश में है उसे समझ आता है कि कैंग उन्हें ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वो मौत से बाल बाल बची और ये कैंग की सिखाई हुई बातों की वजह से हुआ। यूनसेओ ने बिल्कुल सही समय पर मूव किया ताकि मॉन्स्टर की साइड से बची रहे। यूनसेओ जानती है कि शैडो रीपर कितना डेंजरस है और वो अपने छोटे से एस्केप को मिरेकल मानती है। दूर खड़ी होकर वो उन बच्चों को देखती है जिन्हें उसने अभी बचाया और ये उसे याद दिलाता है कि उसने हंटर बनने का क्यों सोचा था। शुरू में उसने हंटर स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसकी दीदी भी वहाँ आई थी। उसकी दीदी शॉक्ड थी जिस दिन उसे पता चला कि यूनसेओ उसकी वजह से हंटर स्कूल आई। उसकी दीदी ने उसे एक बात याद दिलाई जो वो बचपन से भूल चुकी थी। दरअसल जब वो छोटी थी यूनसेओ ने डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी जिनमें लोगों ने मॉन्स्टर्स की वजह से अपनी फैमिलीज खो दी थी।
इससे इमोशनल होकर यूनसेओ ने कहा था कि वो हंटर बनेगी ताकि ऐसी घटनाएं होने से रोक सके। यूनसेओ को ये याद नहीं, पर उसकी दीदी को याद है। इसी वजह से यूनसेओ की दीदी ने भी हंटर बनने का डिसीजन लिया ताकि अपनी छोटी बहन की भी रक्षा कर पाए। यूनसेओ सोचती है कि अगर उसने बच्चों को इग्नोर किया होता तो वो इजीली भाग सकती थी, पर वो जानती है कि घर जाकर वो अपनी बहन का सामना नहीं कर पाती। यूनसेओ बच्चों को चिल्लाकर कहती है कि वो सबसे पास वाले शेल्टर में जाए जब तक वो मॉन्स्टर को दूर ले जाती है। अचानक वो नोटिस करती है कि मॉन्स्टर गायब हो गया है। यूनसेओ तुरंत रुककर सिचुएशन नोट करती है और तब उसे याद आता है कि शैडो रीपर अपनी गायब होने की एबिलिटी की वजह से ज्यादा डेंजरस माना जाता है। उसके समझने से पहले ही शैडो रीपर उसके पीछे अचानक ही अपीयर हो जाता है। यूनसेओ मॉन्स्टर के शैडो के नीचे आ चुकी है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो बस वेट करती है शैडो रीपर का कि वो अब अपनी साइथे उठाकर उसका सिर काट देगा। उसी समय कैंग दूर से दिखाई देता है। वो अंधाधुंध कार चलाता हुआ उनकी तरफ आता है और शैडो रीपर को कार से टक्कर मार देता है। 3 मिनट पहले कैंग यूनसेओ की पोजीशन को अपनी एबिलिटी से ट्रैक कर रहा था। अपनी एबिलिटी के थ्रू वो ये पता लगा सकता है कि कौन सी फिगर्स ह्यूमन है और कौन सी मॉन्स्टर की है। कैंग को लगता है कि यूनसेओ के साथ कुछ सीरियस नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिनल स्टोरी में थी, पर उसे याद आता है कि कुछ चीजें मैच नहीं कर रही, जैसे सियोरा का अंटास छोड़ना या यिसिल का स्कूल ज्वाइन करने का डिसीजन। कैंग सोचता है कि उसके अब तक के एक्शन से बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है जो यूनसेओ की किस्मत को अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। ये रियलिटी एक्सेप्ट न करते हुए कैंग ने गैस पेडल जोर से दबाया और अपनी एबिलिटी पर फोकस किया ताकि मॉन्स्टर को ट्रैक कर सके। जिस पल कैंग ने शैडो रीपर को लॉक किया, उसने कार को उसकी फुल स्पीड पर दौड़ा दिया, जबकि वो झाड़ियों के बीच से रास्ता काटता हुआ आया और शैडो रीपर को कार से टक्कर मार दी। कैंग कार से कूदता है और सीधा शैडो रीपर की तरफ दौड़ता है। वो गुस्से में है कि एक मॉन्स्टर उसकी स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो शैडो रीपर पर इतने गुस्से से वार करता है कि मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। कैंग बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के विलेन जैसा दिखता है। फिर वो शैडो रीपर को सिर्फ अपने हाथों से ही खत्म कर देता है, जिसमें उसने एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट डाल दिया था। यूनसेओ ये सब देखती है और पूरी तरह दंग रह जाती है। कैंग उनके बगल में पानी में गिर जाता है, शैडो रीपर की लाश के साथ। कैंग आखिर में पानी से बाहर निकलता है, सुकून की सांस लेते हुए कि वो बिल्कुल सही समय पर अपनी स्टूडेंट को बचाने पहुंच गया, क्योंकि अगर वो 1 मिनट भी लेट होता तो यूनसेओ का काम तमाम था। कैंग नदी से बाहर चढ़ता है और आराम से यूनसेओ से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। इसके पहले कि वो कुछ समझे, यूनसेओ उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। कैंग समझता है कि लड़की पूरी तरह डर गई होगी, भले ही उसने बच्चों के लिए स्टैंड लिया। कैंग उसे कहता है कि रोना बंद करे क्योंकि उसे कहीं चोट नहीं लगी। यूनसेओ फिर कैंग से पूछती है कि कार का क्या हुआ, जो नदी के नीचे जा चुकी है। कैंग उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि ये तो बस एक कार है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यूनसेओ सेफ है। इस दौरान कार का ओनर अपने रूम में आराम से सो रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी कार पूरी तरह तबाह हो चुकी है। थोड़ी देर में शैडो रीपर के खत्म होने की न्यूज जल्दी फैल जाती है, बच्चों की वजह से जो ये रिपोर्ट करने दौड़े। थोड़ी देर में मिलिट्री, मेडिकल स्टाफ और ऐसे ही कई गाड़ियां सीन पर पहुंच जाती हैं। कैंग और यूनसेओ एम्बुलेंस के पीछे बैठते हैं और कैंग यूनसेओ से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को कॉल करेगी, पर यूनसेओ कहती है नहीं, क्योंकि वो उसे घर वापस बुला लेंगे और ट्रिप खत्म हो जाएगा। कैंग उसकी बात समझता है और उसे हीरो बनने के लिए तारीफ करता है। हालांकि उसे चिंता है कि उसे चोट लग सकती थी, पर यूनसेओ अपने टीचर को याद दिलाती है कि उसने उसे बचा लिया। कैंग फिर उसे चिढ़ाता है, पूछता है कि अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाता तो वो क्या करती। यूनसेओ फिर अपने टीचर को उसके हैंडसम चेहरे के साथ चिढ़ाती है। यूनसेओ एम्बुलेंस के पीछे से उतरती है। कैंग को कहती है कि वो उसे बाद में इन में मिलेगी। वो उसे हेल्प के लिए थैंक्स करती है और कैंग के उसे रोकने से पहले एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। ऑफिसर कैंग को बताता है कि उन्होंने रीपर की लाश रिकवर कर ली है। पुलिस फिर कैंग से पूछती है कि वो कौन सी गिल्ड के साथ काम कर रहा है और वो बताता है कि वो सिर्फ हंटर स्कूल का एक टीचर है। पुलिस ऑफिसर ये सुनकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और कैंग को सैल्यूट करता है। उसे कहता है कि अगर कैंग ने शैडो रीपर को न मारा होता तो हालात बहुत खराब हो जाते। कैंग कहता है कि इतनी तारीफ की जरूरत नहीं, पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि जरूरत है और कैंग को पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाता है ताकि वो इंसिडेंट की रिपोर्ट लिख सके। वो कैंग को यकीन दिलाता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और कैंग अग्री करता है। कैंग हेडक्वार्टर्स जाता है, सोचता है कि सब जल्दी खत्म हो जाएगा, पर पता ही नहीं चलता कब वो गवर्नर से मिलता है, पुलिस चीफ से और उसी गिल्ड मास्टर से भी जिसने मॉन्स्टर को भागने दिया। कैंग को विश्वास नहीं होता कि उन्होंने उसका अलग अलग इंटरव्यू लिया जब वो साथ में कर सकते थे। कैंग का मूड अच्छा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। दरअसल जिस गिल्ड ने मॉन्स्टर को मिसमैनेज किया वो शैडो रीपर की लाश की प्राइस और कैंग को रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करती है। साथ ही वो ग्वांगहो की तबाह हुई कार के लिए नई कार खरीदने का भी वादा करती है। इन सब में गवर्नर कैंग को राइचस पर्सन अवार्ड देने का प्लान बताता है। कैंग पैसे चाहता है पर अवार्ड नहीं। गवर्नर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये अवार्ड डिजर्व करता है। कैंग अवार्ड से बचना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसे अंटास के रेडार पे ला देगा। चूंकि गवर्नर जिद कर रहा है, कैंग उसे कहता है कि अवार्ड यूनसेओ को दे दें क्योंकि उसने मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। गवर्नर इस सजेशन से अग्री कर लेता है और इसके बाद पुलिस ऑफिसर कैंग को कहता है कि वो उसे कहीं भी छोड़ देगा। कैंग फिर पूछता है कि क्या बचर शॉप अभी भी खुला होगा क्योंकि उसके स्टूडेंट्स बीफ खाना चाहते हैं। थोड़ी देर में कैंग बीफ के साथ अपने स्टूडेंट्स से मिलता है। वो बिना समय गंवाए बीफ ग्रिल करना शुरू कर देते हैं और खाना शुरू करते हैं। कैंग दूर बैठा उन्हें देखता है और सोचता है कि उसके स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं।
स्टूडेंट्स जल्दी ही कैंग को रात गुजारने का ऑफर देते हैं। वो इससे मना करने की कोशिश करता है, पर वो जिद करते हैं, कहते हैं कि वो कल उनके साथ बीच पर भी आ जाए। कैंग आखिर में अग्री कर लेता है और स्टूडेंट्स से कहता है कि वो उसके साथ बोर्ड गेम्स खेले। अगले दिन कैंग स्टूडेंट्स के साथ बीच पर जाता है। वो बीच चेयर पर बैठता है जबकि स्टूडेंट्स पानी में खेलते हैं। कैंग को विश्वास नहीं होता कि स्टूडेंट्स रात भर जागने के बावजूद अभी भी इतने एनर्जेटिक हैं। वो सोचता है कि सेमेस्टर शुरू होने पर उन्हें और ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तभी जिनसू और बाकी लोग एक प्लान बनाते हैं। वो पानी से बाहर निकलते हैं और अपने टीचर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या वो बोर हो रहा है। कैंग कहता है कि वो जहाँ है वहीं कलुष है, बट स्टूडेंट्स के पास दूसरे प्लान्स हैं। वो सब एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि कैंग आराम से चेयर से हट जाता है और वो हवा पकड़ते रह जाते हैं। स्टूडेंट्स हार नहीं मानते, भले ही कैंग काफी चालाक है। वो उसका पीछा करते रहते हैं। कैंग आराम से उन्हें कहता है कि वो अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जहां उसे पकड़ सकें। कैंग फिर जिनसू को कहता है कि वो उसके साथ आए और ड्रिंक्स ले आए, जबकि युनस्यू बाकी लोगों पर नजर रखे। युनस्यू की बहन युनसू ये सुनकर शॉक्ड होती है और कैंग से पूछती है कि क्या वो युनस्यू के साथ फेवरेटिज्म कर रहा है। कैंग आराम से उसे कहता है कि अपनी छोटी बहन की तरह अच्छे से बिहेव करे। कैंग आगे चलता है और उन्हें बोलता है कि वो वहीं रहें जब तक वो वापस ना आए। जिनसू कैंग से पूछता है कि क्या वो लड़कियों को अकेला छोड़ने का प्लान कर रहा है, और वो कहता है हाँ। जिनसू खुश है कि वो टीचर के इतना क्लोज है, वरना उसका हाल भी लड़कियों जैसा हो सकता था। जब कैंग और जिनसू गए हुए हैं, युनसे लड़कियों को कंट्रोल करने का एक भयानक तरीका सोचती है। वो उनके ऊपर सैंड के कप्स रखती है और उन्हें बोलती है कि वो टीचर के वापस आने तक न हिलें। लड़कियां ऑब्वियसली परेशान हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि युनसेओ को टीचर ने ही उन सबका इंचार्ज बनाया है। सब स्टूडेंट्स की हालत ऑलरेडी खराब थी, ऊपर से कुछ लड़के बीच पर आते हैं और उनका ध्यान तुरंत लड़कियों पर जाता है। वो लड़कियों से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ हैंग आउट करना चाहेंगी, पर लड़कियां उन्हें इग्नोर करती हैं और गंदी नजर से देखती हैं, जो एक क्लियर साइन है कि वो उनसे दूर रहें। फिर भी वो लड़के नामे जवाब नहीं लेना चाहते और मीठी मीठी बातें करके लड़कियों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। लड़कियां मजबूरन बताती हैं कि वो हंटर ट्रेनीज हैं, पर इसके बावजूद वो लड़के पीछे हटने को तैयार नहीं। वो उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, पर लड़कियां फिर भी मना करती हैं। एक इरिटेटिंग लड़का ब्राउन हेड लड़की का हाथ पकड़ता है और वो गुस्से में उसका हाथ मोड़ देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो बाकी लड़कों को भी पीटती है, जैसे वो कुछ है ही नहीं। दरअसल हंटर्स को सिविलियंस के साथ लड़ाई करने पर पनिश मिलती है, और ये हंटर ट्रेनीज पर भी अप्लाई होता है क्योंकि उनकी शक्ति सिविलियंस से कहीं ज्यादा होती है। आखिर में लड़की ने लड़कों को नहीं मारा क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो उसकी इमेजिनेशन में था, जिसमें उसने लड़कों को पीट दिया था। वो एक लड़के को कहती है कि उसने पहले ही दिमाग में उसे पूरी तरह पीट दिया है, पर वो लड़का फिर भी पीछे नहीं हटा। लड़की दिल से चाहती है कि वो हिल सके क्योंकि वो इन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाना चाहती है। तभी कैंग बीच पर वापस आता है और वो ये देखकर शॉक्ड है कि कुछ लड़के उसके स्टूडेंट्स के साथ हैं। कैंग दंग रह जाता है कि वो सिर्फ 10 मिनट के लिए गया था और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बदमाशों का लीडर कैंग को देखता है और ऐसे चलकर आता है जैसे कोई माफिया बॉस हो। वो कैंग के चेहरे का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो एक स्टूडेंट जैसा दिखता है। कैंग ओवर रिएक्ट नहीं करता और उस लड़के से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, पर वो इतना इरिटेटिंग है कि कैंग के लिए उसे इग्नोर करना ईजी नहीं। कैंग उस लड़के को कहता है कि चल निकल, क्योंकि लड़कियां उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हैं। कैंग उसे पैथेटिक लूजर कहता है और ये उसे गुस्सा दिला देता है। वो सोचता है कि कैंग उसके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है और वो उसे सबका सिखाने का सोचता है। वो कैंग तक हाथ बढ़ाता है, पर कैंग उसका हाथ आसानी से पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। दूसरा बदमाश कैंग की तरफ दौड़ता है, पर कैंग अपनी पॉप्सिकल खाते हुए आसानी से उसे रोक देता है। कैंग फिर स्कूल रूल्स का आर्टिकल 10 पढ़ता है, जो उसे डेंजर में अपने स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करने का ऑर्डर देता है। टीम का आखिरी बंदा तुरंत समझ जाता है कि उनका सामना एक हंटर से है और वो अपना फोन निकालता है कॉप्स को कॉल करने के लिए, ये रिपोर्ट करने के लिए कि हंटर सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। कैंग उसके प्रेशर पॉइंट्स पे वार करता है और उससे फोन छीन लेता है। उससे कहता है कि वो खुशी खुशी कॉप्स को कॉल करने में हेल्प करेगा। बदमाश समझ जाते हैं कि अब उनका काम तमाम है और वो भागने की कोशिश करते हैं, पर कैंग उन्हें रोक देता है। थोड़ी देर में कैंग का पुलिस फ्रेंड आता है और कैंग उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। कैंग ने उन्हें पहले ही ऐसे बांध रखा है कि वो भाग नहीं सकते। रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस ऑफिसर बदमाशों को पकड़ता है और उन्हें अपनी पुलिस कार में ढकेल देता है। पुलिस ऑफिसर कैंग को यकीन दिलाता है कि वो बदमाशों को हैंडल कर लेंगे और कैंग आइलैंड पर बाकी स्टे एंजॉय कर सकता है। पुलिस के जाने के बाद जिनसू हैरान होता है कि उनका टीचर एक पुलिस ऑफिसर को जानता है, और कैंग बताता है कि उसकी मुलाकात उस ऑफिसर से शैडो रीपर इंसिडेंट के बाद लकीली हो गई थी। ये कैंग को अपने स्टूडेंट्स के सामने और भी कूल बना देता है और वो सब उसकी तारीफ करते हैं। कैंग जाना चाहता है, पर स्टूडेंट्स जिद करते हैं कि वो उनके साथ खेले। टीचर अग्री करता है और स्टूडेंट्स बीच की तरफ दौड़ते हैं। युनसेओ अकेली पीछे रह जाती है और तभी वो नोटिस करती है कि एक लेडी कैंग से बात कर रही है। लेडी कैंग को कहती है कि वो उसे काफी देर से देख रही थी। ब्लश करते हुए वो कैंग को कहती है कि वो एक कूल बंदा है। फिर वो कैंग से उसका नंबर मांगती है। कैंग ये सुनकर पूरा दंग रह जाता है, इतना शॉक्ड कि उसे समझ ही नहीं आता क्या करे। वो कुछ बोल ही नहीं पाता और हकलाता है। पहले कि कैंग सिचुएशन संभाल सके, युनसेओ उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर दूर ले जाती है। लेडी को बोलने के बाद कि कैंग किसी के साथ ऑलरेडी है। कैंग प्रोटेस्ट करता है क्योंकि युनसेओ उसकी पोटेंशियल लव लाइफ खराब कर रही है, पर युनसेओ को कोई परवाह नहीं। वो अपने टीचर को खींचती रहती है। जब वो लेडी से दूर हो जाते हैं, युनसेओ पलटकर उस लेडी को चिढ़ाती है। कैंग चाहता है कि युनसेओ उसे छोड़े, पर वो मना करती है, कहती है कि कैंग वापस उस लेडी के पास चला जाएगा। कैंग मानता है कि वो बिल्कुल गलत नहीं है। तभी वो लेडी अपना फोन निकालती है और किसी सस्पिशियस बंदे को कॉल करती है। उससे कहती है कि उसने कैंग की कमजोरी ढूंढ ली है
है। फोन के दूसरे एंड पर बंदा। फोन के दूसरे एंड पर पुराना स्पीयर इंस्ट्रक्टर जंग निकलता है, जिसका कैंग के साथ पुराना झगड़ा है और वो उसे तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद कैंग और उसकी टीम सोल वापस जाने की तैयारी करते हैं। बच्चे पहले ही भेज दिए गए हैं, जबकि बड़े लोग ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रॉमिस किया था, ग्वांगहो को एक नई लोडेड कार मिलती है। कैंग और टीम गिल्ड के ए रैंक हंटर्स के साथ मिलते हैं, जो अभी वापस आए हैं, और वो सब एक ए रैंक पोर्टल रेड करते हैं। इस दौरान यूनसेओ को कैंग की तरफ से ब्रेव सिटीजन अवार्ड भी मिलता है। हालांकि रिपोर्ट में कैंग का नाम मेंशन होता है कि उसने ही मॉन्स्टर को खत्म किया, पर स्पॉटलाइट यूनसेओ पर ही रहती है। जब यीसूल तैयार होती है, वो प्रॉमिस करती है कि अगली बार जब वो मिलेगी तो उन्हें एक जबरदस्त खाना बनाकर खिलाएगी। जोंगसिक भी कैंग की हेल्प की तारीफ करता है और मानता है कि शुरू में उसे कैंग की स्ट्रेंथ पर शक था। जोंगसिक कैंग को कहता है कि चाहे वो अपनी शक्ति छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, दुनिया को एक दिन पता चल ही जाएगा और उसे उस दिन के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जोंगसिक फिर उसे कहता है कि अगली बार जब वो मिले, कैंग का रैंक उसकी एबिलिटीज से मैच करे। कैंग स्माइल करता है, कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा हो। के साथ कैंग और उसकी टीम सोल वापस लौट जाती है। इस दौरान जोंगसिक के पास एक एस रैंक फाइल है और लगता है वो कैंग को ऑलरेडी एस रैंक हंटर के रूप में सोच रहा है। सोल वापस आते ही कैंग बिना समय गंवाए अपने मास्टर के पास जाता है। वो माफी मांगता है कि वो उम्मीद से ज्यादा लेट आया। वो बूढ़े आदमी को बताता है कि उसके पास बहुत सारा काम था। चो नोटिस करता है कि कैंग की स्किन टैंड है और वो सोचता है कि कैंग सनलाइट में काम कर रहा था। उसे नहीं पता कि कैंग बीच पर अम्ब्रेला के नीचे मजे कर रहा था। चो शॉक्ड होता है कि कैंग ढेर सारा सामान लाया है और वो सोचता है कि कैंग शायद फिर से हफ्तों के लिए गायब होने वाला है। कैंग उसे यकीन दिलाता है कि वो कहीं नहीं जा रहा और अब वो उसके पास आता जाता रहेगा। वो चो को बताता है कि कल उसका लाइसेंस एग्जाम है, पर वो अगले 2 दिन में वापस आके उसे चेक करेगा। हालांकि सेमेस्टर शुरू होने के बाद वो हफ्ते में एक बार ही आ पाएगा। इसके बाद चो कैंग को कहता है कि वो रामेन बनाना चाहता है और पूछता है कि क्या उसे इंटरेस्ट है, पर कैंग मना करता है। कैंग जमीन पे लेट जाता है, कहता है कि वो थक गया है और बूढ़े को बोलता है कि वो अपना मजा करे बर्फ में लेट कर। कैंग रियलाइज करता है कि उसे बूढ़े से मिले 6 महीने हो गए हैं। वो सोचता है कि स्टोरी 1 साल और 6 महीने बाद शुरू होगी, जब सायोंग ने वो राज पता किया जो उसे स्ट्रांग बनाता है। पर उसने ये स्टोरी स्टार्ट होने की 6 महीने बाद पता किया, मतलब अभी भी कम से कम 2 साल हैं जब तक वो अपना रास्ता न पाए। फिर भी कैंग के दिल में कुछ हैवी सी फीलिंग्स होती हैं। वो जानता है कि चो अचानक मर सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं था। अचानक चो कैंग को उसे घूरता देख लेता है और वो सोचता है कि कैंग उसके बनाए नूडल्स को घूर रहा है। वो कैंग को डांटता है कि जब उसने कहा था कि उसे इंटरेस्ट नहीं तो उसके खाने को क्यों घूर रहा है। कैंग मजबूरन दोबारा कहता है कि उसे अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक कैंग वापस खड़ा होता है और चो को कहता है कि वो कार में कुछ भूल गया। कैंग बर्फ वाले मैदान से दौड़ता है क्योंकि वो कार के डिक्की में रखा केओलियंग लिकर भूल गया था। वो स्ट्रेस में है कि उसे वो लिकर लाने के लिए चट्टान से नीचे उतरना पड़ेगा, पर वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कैंग अपना फोन निकालता है और वो अपने फोन पर ढेर सारी नोटिफिकेशंस देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके फोन पर 30 मिस्ड कॉल्स और 50 टेक्स्ट्स हैं जो उसे दंग कर देते हैं। कैंग सोचता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जानता है कि पोर्टल से बाहर आने पर उसे कुछ मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, पर जो अभी उसने देखे वो बहुत ज्यादा और वियर्ड है। वो अभी भी सोच रहा है कि क्या गलत हो सकता है जब सियोरा का कॉल आता है। कैंग एक्साइटेड होकर कॉल उठाता है, पर सियोरा पहली ही बात में उसे ट्रैश कैन कहती है। कैंग ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है, पर सियोरा उसे गालियां देती रहती है, कहती है कि वो एक निकम्मा शख्स है जिससे उसे बहुत उम्मीदें थीं। कैंग पूरा शॉक्ड है और सियोरा से पूछता है कि वो क्या बात कर रही है, पर सियोरा चिल्लाती है कि फूल बनने की एक्टिंग न करे, क्योंकि जो उसने किया वो न्यूज में हर तरफ फैल गया है। उसके गाली देने के बाद वो कॉल काट देती है। कैंग उसका नाम पुकारता रहता है, पर वो कॉल कट कर चुकी है। कैंग वही कंफ्यूज्ड खड़ा है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि सियोरा उसे क्यों बुरा भला कह रही है। तभी कैंग एक न्यूज आर्टिकल देखता है जिसमें लिखा है कि उसने ब्रेव सिटीजन अवार्ड क्यों रिजेक्ट किया। किसी ने ऑनलाइन आर्टिकल पोस्ट किया कि कैंग का यूनसियो के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने अवार्ड रिजेक्ट किया और यूनसियो को अपनी तरफ से कलेक्ट करवाया। आर्टिकल के साथ यूनसियो के उसे हग करने की फोटो भी अटैच्ड है। कैंग की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि ये न्यूज हर जगह फैल गई है, और उससे भी बुरा ये कि कैंग की आइडेंटिटी और फोटो ऑलरेडी इंटरनेट पर हर जगह सर्कुलेट हो रही है। कैंग और यूनसियो की जेजू वाली फोटो भी हर जगह ट्रेंड कर रही है। किसी को नहीं पता कि ये आर्टिकल पोस्ट करने वाली और एजेंडा चलाने वाली वो लेडी है जो जोंग के साथ काम कर रही है। कैंग गुस्से में चिल्लाता है जब वो रूमर देखता है जो उसे शेमलेस टीचर बोल रहा है। कैंग अभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब उसे वाइस प्रिंसिपल का कॉल आता है, वो कॉल उठाता है और वाइस प्रिंसिपल बताता है कि वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कैंग कहता है कि वो पोर्टल के अंदर था, इसलिए अवेलेबल नहीं था। इस दौरान किम मंडोंग का फोन लाउड स्पीकर पर है और टेबल पर रखा है। कैंग पूछता है कि क्या उसने आर्टिकल देखा, और वाइस प्रिंसिपल कहता है हाँ, पर वो कैंग को यकीन दिलाता है कि वो जानता है कि ऐसा बंदा नहीं है। हालांकि वाइस प्रिंसिपल पॉइंट आउट करता है कि ये सिचुएशन स्कूल की रेपुटेशन से जुड़ी है। चूंकि उसने उनका स्पारिंग मैच ठीक से हैंडल नहीं किया, किम मंडोंग कैंग को कहता है कि वो उसे सपोर्ट करने को तैयार है। किम मंडोंग फिर कैंग से पूछता है कि वो क्या करने का प्लान कर रहा है। कैंग जवाब देता है कि वो उस शख्स को ढूंढ लेगा जो भी इस सब के पीछे है, और उसे अपनी स्टूडेंट के बारे में गंदी बातें बोलने की सजा देगा। कैंग फिर वाइस प्रिंसिपल को कहता है कि कॉल काट दे, क्योंकि वो सिचुएशन को ठीक से समझना चाहता है। मंडोंग समझ जाता है और कॉल काट देता है। पता चलता है कि यूनसियो की माँ उसके ऑफिस में है और उसने कैंग की पूरी प्रिंसिपल के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी। मंडोंग रोती हुई औरत को यकीन दिलाता है कि कैंग अपने बात का पक्का है और वो जरूर सिचुएशन को संभाल लेगा। दरअसल आर्टिकल पब्लिश करने वाला शख्स नमजी मिन है।
पर कैंग ये नाम नहीं जानता क्योंकि ये ओरिजिनल स्टोरी में कहीं नहीं आया था। फिर भी कैंग गुस्से में है कि एक अननोन शख्स ने उसकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। वो रियलाइज करता है कि ये नई सिचुएशन एक साइड स्टोरी है जो उसके एक्शंस की वजह से बनी। जैसे उसे शक था, सिस्टम उसे साइड स्टोरी के बारे में बताता है जिसका टाइटल है द शेमलेस टीचर। इस दौरान जोंग अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है, ये पक्का करने के लिए कि आर्टिकल्स देश के हर कोने तक पहुंचे ताकि वो कैंग का करियर खत्म कर सके। दूसरी तरफ कैंग गुस्से में है और वो जानता है जो भी ये सब कर रहा है, जब वो उसके हाथ लगेगा तो उसकी खैर नहीं। इस सब के दौरान चो अपना रामेन एंजॉय कर रहा है। जब कैंग बर्फ वाले मैदान में वापस आता है तो वो तुरंत चो को कहता है कि वो लिकर छोड़ रहा है पर अभी निकल रहा है। चो अपने स्टूडेंट की ब्रिलियंस देखकर दंग रह जाता है और कैंग उसे बताता है कि वो अब अगले हफ्ते वापस आएगा। जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलने वाला होता है, चो उसे रोकता है, उसे बोलता है कि किसी को मारना नहीं। पता चलता है कि चो कैंग के चेहरे पर गुस्सा भांप लेता है, भले ही वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कैंग अपने मास्टर की बात सुनता है और फिर निकल जाता है। हाईवे पर ड्राइव करते हुए कैंग जेजू में अपने साथ मौजूद सब लोगों के बारे में सोचने लगता है। वो जानता है कि शियोनहुआ और यिसिल दो ऐसे लोग हैं जो उसके लिए गवाही दे सकते हैं, पर उसे पता है कि लोग वही ज्यादा ध्यान उस पर देते हैं जो दिखता है, न कि जो सुनते हैं। कैंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो उन फोटोज को कैसे एक्सप्लेन करेगा जो उसके और युनसेओ की एक साथ रिलीज हुई है। चूंकि पहली फोटो में कुछ सोल्जर्स हैं, वो सोचता है कि उन ऑफिसर से स्टेटमेंट्स ले सकता है। उसे पता है कि उन सबको ट्रैक करना मुश्किल होगा, पर उसे कोई परवाह नहीं। असली प्रॉब्लम वो फोटो है जिसमें वो युनसेओ के साथ बीच पर हाथ बंधे खड़ा है। उसे याद आता है कि ये बस एक पल के लिए हुआ था और उसे शॉक लगता है कि किसी ने उस पल को कैप्चर कर लिया। वो समझ जाता है कि जिसने भी ये फोटो ली वो क्लियरली कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो सच में नहीं था। कैंग उस रिपोर्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिसने आर्टिकल पोस्ट किया, पर नंबर बार बार कट जाता है। भले ही वो परेशान है, उसे रियलाइज होता है कि पहले उसे अपना हंटर्स लाइसेंस रिन्यू करना होगा। वो बिल्डिंग में एंटर होता है और देखता है कि वहाँ ढेर सारे हंटर्स हैं जो शायद डंजन्स क्लियर करने या अपने लाइसेंसेस रिन्यू करने आए हैं। कैंग के पास सिर्फ उसकी तलवार है और वो अटेंडेंट के पास जाता है, उसे बताता है कि वो अपना हंटर्स लाइसेंस रिन्यू करने आया है। अटेंडेंट उसकी आईडी मांगता है और जैसे ही अटेंडेंट नाम देखता है वो कैंग को पहचान लेता है। दूसरे हंटर्स भी उसे पहचान लेते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये निकम्मा बंदा यहाँ क्यों आया है। कैंग अटेंडेंट को बताता है कि आते हुए उसकी चेकिंग पहले ही हो चुकी है और ये एक ओपन स्लॉट है जहाँ वो टेस्ट दे सकता है। अटेंडेंट कहता है कि उसे कैंग को साइन अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो लाइसेंस रिन्यू करने आया है, पर वो बताता है कि हंटर्स उससे बहुत गुस्सा हैं और सब कैंग के साथ काम करने को तैयार नहीं। बेसिकली कोई भी हंटर कैंग जैसा निकम्मा बंदा अपने ग्रुप में नहीं चाहता। हंटर्स ने कैंग के बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि उसने कोई हंटर स्कूल भी अटेंड नहीं किया। इस समय सब कुछ कैंग के खिलाफ जा रहा है। कैंग को विश्वास नहीं होता कि हर कोई उसका चेहरा पहचान चुका है और ये उन लोगों में भी है जिनसे वो कभी मिला नहीं। उसका चेहरा हर जगह गंदे टैग्स के साथ प्लास्टर हो चुका है। सब गॉसिप साइट्स और ब्लॉगर्स मजे ले रहे हैं और कैंग की फोटोज हर जगह फैला रहे हैं। कैंग रियलाइज करता है कि अगर चीजें ऐसे ही चली तो उसे पूरी जिंदगी परेशान किया जाएगा। कैंग पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है और वो अटेंडेंट को कहता है कि उसे किसी भी अवेलेबल ग्रुप में डाल दे क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं। दरअसल जरूरत पड़ने पर वो अकेला जाने को भी तैयार है। अटेंडेंट आखिर में उसे टीम ई के साथ असाइन करता है। जब टीम ई को ये पता चलता है वो प्रोटेस्ट करते हैं। अटेंडेंट को कहते हैं कि उन्हें अपने टीम में ये निकम्मा बंदा नहीं चाहिए। अटेंडेंट हंटर्स को शांत होने को कहता है। चूंकि कैंग ने अकेले जाने का प्रॉमिस किया है, वो उन्हें बोलता है कि कैंग को इग्नोर करें जैसे वो है ही नहीं। अटेंडेंट फिर उसे एक पोर्टल के पास ले जाता है, बताता है कि अगर उसे लाइसेंस रिन्यू करना है तो ये पोर्टल क्लियर करना होगा। ये एक बी रैंक पोर्टल है और कैंग सबसे पहले इसमें एंटर होता है। कैंग अटेंडेंट को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है और डंजन में चला जाता है। अटेंडेंट उसे कहता है कि जब तक टीम के बाकी लोग न आ जाए वो सेफ जोन से बाहर न निकले। टीम कैंग की प्रेजेंस से गुस्सा है और थोड़ी देर बाहर रहने का फैसला करती है। वो कैंग से इतनी नफरत करते हैं कि एक बंदा सोचता है कि पोर्टल में एंटर करते ही कैंग के सिर पर वार करेगा। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट बाकी टीम को बोलता है कि अब डंजन में जाने का समय हो गया है क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं। अटेंडेंट उन्हें बताता है कि उनके पास डंजन क्लियर करने के लिए 3 घंटे हैं। टीम ई आखिर में पोर्टल में एंटर करती है और वो अंदर जो देखते हैं उससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। डंजन ऑलरेडी क्लियर था और ये सिर्फ 20 मिनट के मार्क पर हुआ। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक बी रैंक 6 लोगों का पोर्टल 20 मिनट से भी कम समय में क्लियर हो गया। टीम अभी भी समझने की कोशिश कर रही है कि ये क्या हुआ, जब उन्हें कैंग झाड़ियों के पीछे से आता हुआ दिखता है। उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई है और उसकी तलवार भी हर जगह खून से रंगी हुई है। कैंग टीम के लीडर जो एक ए रैंक हंटर है के पास जाता है और उसे डांटता है कि बिना पूरी बात जाने उसे बुरा भला कहा। ए रैंक हंटर शॉक्ड है और वो कैंग से पूछता है कि क्या उसने अकेले ही डंजन क्लियर किया। कैंग कहता है कि वो जल्दी में था, इसलिए उसे मॉन्स्टर्स को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना पड़ा। वो टीम को बताता है कि उसने मॉन्स्टर्स को मार दिया है, अब क्लीन अप और डिस्पोजल का काम उनका है। ए रैंक हंटर को अब समझ आता है कि कैंग सच में ओवरपावर्ड है क्योंकि वो डंजन में अपने साथ एक तलवार के अलावा कुछ नहीं लाया था। तभी कैंग एक भयानक ऑरा के साथ उसके और करीब आता है। उसे बोलता है कि वो डंजन से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा चाहता है। चूंकि वो दूसरे काम के लिए जा रहा है, वो डिमांड करता है कि पैसे उसके अकाउंट में भेज दें।
एक डरावनी आवाज में वो टीम लीडर को कहता है कि उसे इन मॉन्स्टर्स की लाशों की वैल्यू पता है और वो कोई चालाकी न करे। ये बोलकर कैंग वापस मुड़कर चला जाता है। टीम का ऑरेंज हेड बंदा कैंग को अपने लीडर से गंदी बातें करने के लिए बुरा भला कहता है। वो लीडर से पूछता है कि क्या वो कैंग को वापस बुलाए, पर दूसरों को नहीं पता कि लीडर कैंग की असली पावर भांप चुका है और वो कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहता। वो ऑरेंज हेड बंदे को बोलता है कि कैंग को बस छोड़ दो और जाने दो। अटेंडेंट शॉक्ड हो जाता है जब वो कैंग को पोर्टल से बाहर निकलते देखता है और वो तुरंत सोचता है कि कैंग ने बाकी टीम के साथ कुछ गलत किया होगा क्योंकि वो खून से लथपथ है। कैंग उसे शांत होने को कहता है क्योंकि बाकी लोग अंदर सेफ हैं, मॉन्स्टर्स का क्लीन अप कर रहे हैं। अटेंडेंट बताता है कि वो कितना शॉक्ड है कि कैंग ने 23 मिनट से भी कम समय में डंजन क्लियर कर दिया। वो इसे पिछले 5 सालों का सबसे फास्ट रिकॉर्ड मानता है। कैंग फिर उससे पूछता है कि पहला रिकॉर्ड किसके पास था। दरअसल एक बड़ी गिल्ड ने एक बार पोर्टल को 25 मिनट, हालांकि सोलो रिकॉर्ड के लिए इको ने डंजन को सिर्फ 40 मिनट में क्लियर किया था। ये सुनकर कैंग भी शॉक्ड होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी लिमिट तक पुश किया होगा क्योंकि वो जल्दी खत्म करना चाहता था। फिर भी कैंग थोड़ा अच्छा फील करता है क्योंकि उसने अपना गुस्सा और स्ट्रेस बेचारे मॉन्स्टर्स पे निकाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद कैंग निकल जाता है और अटेंडेंट को टीम का ख्याल रखने को कहता है। कुछ समय बाद वो शियोनहुआ को कॉल करता है। उसने पहले ही शियोनहुआ को कहा था कि वो एग्जाम के बाद कॉल करेगा। शियोनहुआ भी शॉक्ड है कि कैंग इतनी जल्दी काम खत्म कर चुका है। कैंग बताता है कि करंट सिचुएशन की वजह से उसे जल्दी करनी पड़ी। कैंग फिर शियोनहुआ से पूछता है कि क्या वो उसके रिपोर्टर दोस्त से मिल सकता है जिसका उसने जिक्र किया था। शियोनहुआ उसे यकीन दिलाती है कि वो मिल सकता है और वो बताती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। थोड़ी देर बाद कैंग शियोनहुआ के घर पहुंचता है। शियोनहुआ दरवाजे पर उसका स्वागत करती है और कैंग को कहती है कि वो पहले से थोड़ा वीक लग रहा है। वो कैंग से पूछती है कि उसने खाना खाया या नहीं ताकि वो उसके लिए कुछ ला सके, पर कैंग उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक है। शियोनहुआ फिर उसे अंदर बुलाती है, बताती है कि उसका दोस्त पहले से ही मटेरियल्स तैयार कर रहा है। कैंग अंदर आता है और शियोनहुआ के रिपोर्टर दोस्त लिम यूंजी से मिलता है। लिम यूंजी अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि वो डोंगसुक डेली से है। लिम बताती है कि उसने शियोनहुआ से कैंग के बारे में बहुत कुछ सुना है क्योंकि वो उसके बारे में बात करना बंद ही नहीं करती। इससे पहले कि वो शियोनहुआ को एक्सपोज करे, शियोनहुआ धीरे से उसको पंच मारती है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और दर्द से चिल्लाती है। शियोनहुआ स्माइल करती है, कैंग को कहती है कि वो उसके लिए कुछ पीने को लाती है। सबके लिए चाय बनाने के बाद लिम कांग से पूछती है कि क्या वो युनसेओ के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है, पर कैंग कसम खाकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद लिम उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ या गवाह हैं जो उसके क्लेम को सपोर्ट करें और फैली हुई आर्टिकल्स को झूठा प्रूव करें। शियोनहुआ पहले बोलती है, लिम को बताती है कि उसको पता है कैंग जेजू आइलैंड क्यों गया था। इसके साथ उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। वीडियो रिकॉर्डिंग में जोंगसिक और यिसूल कांग के लिए गवाही दे रहे हैं। कैंग शॉक्ड हो जाता है जब उसको पता चलता है कि हैरंग गिल्ड के 2 लोग उसके साथ हैं। वीडियो में वो लोग बताते हैं कि कांग जेजू आइलैंड क्यों आया था और ये कि वो हर दिन एक साथ काम से घर जाते हैं। शियोनहुआ कांग को यकीन दिलाती है कि अगर बात कोर्ट तक जाती है तो वो वहां भी गवाही देने को तैयार है। लिम वीडियो देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि ये पक्का प्रूफ है कि कैंग जेजू आइलैंड रोमांस के लिए नहीं गया था। तभी वो कैंग को एक और प्रूफ दिखाते हैं जो उसकी हेल्प कर सकता है। ये किम मंडोंग की वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो पब्लिक को बताता है कि उसको कैंग पे पूरा भरोसा है। वो बताता है कि कैंग ने अवार्ड इसलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो कोई नॉन एग्जिस्टेंट रोमांटिक ट्रिप छुपाना चाहता था। वो जिक्र करता है कि जब स्कूल का यूट्यूब चैनल बनना था तब कैंग को बहुत अटेंशन मिला। कुछ अटेंशन पॉजिटिव भी था पर ज्यादातर नेगेटिव था। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि लोगों ने सोचा कि कैंग इजीली उनका शिकार बन सकता है क्योंकि वो हंटर स्कूल से नहीं था। इस वजह से स्कूल को बहुत सारे ड्यूअल रिक्वेस्ट्स मिले और यूट्यूब वीडियो की वजह से जो कैंग ने फेस किया, इस वजह से मंडोंग समझता है कि कैंग स्पॉटलाइट से क्यों दूर रहना चाहता था। कैंग वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि किम मंडोंग उसके लिए इतना कुछ कहेगा। लिम फिर कैंग को कहती है कि ये वीडियोस ही काफी हैं ये प्रूव करने के लिए कि कैंग इनोसेंट है। लिम कांग को बताती है कि वो आर्टिकल लिखेगी और जल्दी पब्लिश करेगी। वो उसको यकीन दिलाती है कि स्कूल सेमेस्टर शुरू होने से पहले ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। लिम के जाने से पहले कैंग को बताती है कि उसने उस न्यूज आउटलेट से कांटेक्ट किया जिन्होंने पहला आर्टिकल पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि नमजिमिन नाम का रिपोर्टर वो नहीं था जिसने आर्टिकल लिखा। दरअसल किसी ने उनके सिस्टम को हैक करके ये स्कैंडलस आर्टिकल पोस्ट किया। लिम कांग से पूछती है कि क्या उसने हाल ही में कोई दुश्मन बनाया है, पर कैंग के दिमाग में कोई बड़ी बात नहीं आती। लिम फिर उसको कहती है कि संभल कर रहे क्योंकि शायद कोई उसको टारगेट कर रहा है और अगली बार ये कोई फिजिकल अटैक भी हो सकता है, कोई न्यूज आर्टिकल नहीं। लिम बेसिकली कांग को केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो फिर से हेडलाइन बने। कैंग उसकी एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और ये मीटिंग खत्म होती है। उस रात के बाद कैंग बेड पर सुकून के साथ लेटता है क्योंकि युनसेओ का नाम क्लियर हो गया है। हालांकि वो अभी भी परेशान है कि कौन है जो उसका बुरा चाहता है। उसको ये बात पसंद नहीं कि उस शख्स ने उसकी स्टूडेंट जो एक बच्ची है को इस सब में घसीटा। उसने बेसिकली स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था ताकि उसकी लाइफ आसान हो, पर अब उसको अपने स्टूडेंट्स की परवाह होने लगी है। तभी उसको फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलती है। वो मैसेज चेक करता है और पता चलता है कि ये उसके स्टूडेंट्स का मैसेज है। उन सब ने वो फोटोज अटैच की हैं जिनमें वो कैंग को सपोर्ट कर रहे हैं या जहां कैंग ने उनके लिए कुछ अच्छा किया था, ये कहते हुए कि वो सब भी कैंग की गर्लफ्रेंड्स हैं। अगर युनसेओ के साथ एक फोटो से ही उनको कपल मान लिया गया।
जिनसू एक फोटो दिखाता है जिसमें वो और टीचर एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं और कहता है कि ये उसकी और टीचर की लव लाइफ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैंग ये देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि उसने तो बस एक सिंपल लाइफ चाहिए थी, इसलिए वो टीचर बना, पर पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स उसका हिस्सा बन गए। भले ही उसको लगता है कि उसने उनके लिए कुछ खास नहीं किया, उसको यकीन नहीं होता कि उसके स्टूडेंट्स हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल जोंगसेक, येसूल शियोनवा और बेसिकली हर वो शख्स है जो उससे मिला। कैंग बिना रुके आंसू बहाता है और मानता है कि उसने जरूर अच्छी लाइफ होगी जो ये सब उसके लिए खड़े हुए। तभी उसको सियोरा का टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो उससे ट्रैश कहने के लिए माफी मांगती है। वो कैंग को बताती है कि उसने अपने तरीके से उसकी हेल्प की है। वो एक एड्रेस और पासवर्ड टेक्स्ट में भेजती है। कैंग को कहती है कि वहाँ जो भी मिलेगा वो उसकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पता चलता है कि सियोरा ने खुद को कैटवुमन बना लिया है और उसने जोंग और उसकी साथी यानी उस बीच वाली लेडी को ट्रैक कर लिया है। उसने दोनों को एक वेयरहाउस में बंद कर दिया है और उनके बाल थोड़े से काट दिए हैं और बस कैंग के आने का वेट कर रही है। थोड़ी देर बाद कैंग वेयरहाउस में पहुंचता है। वहां जोंग और उसकी साथी बीच वाली लेडी को देखता है। दोनों एक चेयर से बंधे हुए हैं और सियोरा ने उनके मुंह पर डक्ट टेप लगा दी है। कैंग टेबल पर एक लैपटॉप देखता है और सियोरा के दिए पासवर्ड का यूज करके लैपटॉप चेक करता है। वो देखकर डर जाता है जब उसको पता चलता है कि जोंग ने उसको तबाह करने के लिए बहुत सारी गंदी फोटोज और आर्टिकल्स बनाए हैं। पता चलता है कि जोंग को अभी भी ड्यूअल में हारने का गुस्सा था और इस वजह से वो कैंग के खिलाफ बदतमीजी कर रहा था। कैंग बिना समय गंवाए पुलिस को सीन पर बुलाता है। जब जोंग को पुलिस कार में ले जाया जा रहा है, वो कैंग से कहता है कि वो उसके लिए वापस आएगा और धमकी देता है कि वो उसके आसपास के लोगों से शुरू करेगा। ये सुनते ही कैंग विलन मोड में चला जाता है और जोंग को शर्ट से पकड़ता है। उसको चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो फिर से उसके पास आए। कैंग पहले उसको कहता है कि वो उसको पीट कर चूर चूर कर देगा, पर फिर बात बदलता है और कहता है कि अगर उसने उसके आसपास के लोगों के साथ छेड़छाड़ की तो वो उसको सीधा ऊपर भेज देगा। जोंग कांग से आने वाली भयानक वाइब को फील करता है और ये उसको पूरा डरा देता है। पुलिसमैन को मजबूरन कैंग को दूर खींचना पड़ता है ताकि वो जोंग का सिर वहीं न नोच ले। बाद में एक न्यूज रिपोर्ट आती है जो कैंग को हर इल्जाम से बरी करती है। बड़े लोगों की गवाहियों की वजह से पब्लिक का कैंग के बारे में ओपिनियन पूरा बदल जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। कैंग अपने मास्टर के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है। चो डिसअपॉइंटेड होता है कि लोगों ने बिना पक्के प्रूफ के कैंग के खिलाफ बोलना शुरू किया। चो फिर मानता है कि झूठ अफवाहें बहुत डेंजरस होती हैं। चो कैंग को ये भी कहता है कि उसके स्टूडेंट्स ने उसके लिए इतना कुछ किया, ये काबिले तारीफ है। कैंग फिर चो को कहता है कि वो अपने आप को लकी मानता है कि उसको ऐसे लोग मिले। स्कूल ने उसको छुट्टी लेने को भी कहा पर कैंग ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके स्टूडेंट्स परेशान हो। चो उसकी समझदारी की तारीफ करता है, कहता है कि उसको अपने स्टूडेंट्स की काइंडनेस का जवाब अपनी अच्छी टीचिंग से देना होगा। इस वजह से कैंग चो से कहता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। वो उससे पूछता है कि क्या वो 3 टैलेंट सोर्ड मेथड के बारे में जानता है। ये एक सोर्ड मेथड है जो हॉरिजॉन्टल कट, वर्टिकल कट और थ्रस्ट के बेसिक स्किल्स से बनी है। ये बेसिकली एक लो रेटेड मार्शल आर्ट है पर कैंग को लगता है कि ये बच्चों को सिखाने के लिए अच्छा होगा। वो जानना चाहता है कि क्या चो को इस स्किल के बारे में कुछ पता है। चो जवाब देता है कि उसको 3 टैलेंट सोर्ड मेथड नहीं पता और वो कैंग की क्यूरियोसिटी पे सवाल उठाता है जबकि वो अभी जो मेथड सीख रहा है उसको भी पूरा नहीं किया। कैंग फिर चो को और अच्छे से समझाता है और चो को आखिर में समझ आता है कि वो नॉर्मल सोर्ड कट्स मेथड की बात कर रहा था। चो पूरा कंफ्यूज था क्योंकि नाम में टैलेंट का यूज हुआ। कैंग फिर बूढ़े से पूछता है कि क्या उसको कोई और टेक्निक पता है जो उसने सीखी नहीं। चो कहता है हाँ, पर वो जानना चाहता है कि कैंग ये क्यों पूछ रहा है। कैंग बताता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है ताकि उसको लगे कि उसने उनके लिए कुछ खास किया। चो इस बात से डिसएग्री करता है, कहता है कि उसको मार्शल आर्ट्स सिखाना जरूरी नहीं। चियो फिर बताता है कि उसने बहुत साल पहले वुदांग माउंटेन पर 3 बॉन्ग ड्यूड से कुछ सीखा था। कैंग क्यूरियस होता है कि ये क्या है और चो बताता है कि वो बंदा दवाई में यूज होने वाली जड़ी बूटियों में एक्सपर्ट था जिसने उसको अमेजिंग मेडिसिनल पोशंस बनाना सिखाया। दरअसल चो को परमिशन थी कि अगर उसका कोई स्टूडेंट होगा तो वो उसको ये सिखा सकता है। कैंग शॉक्ड है कि चो ने उसको पहले क्यों नहीं बताया और चो उसको कहता है कि उसने पहले ही कैंग की फिजिक को उस स्टेज से आगे बना दिया है जहां इसकी जरूरत थी। कैंग सोचता है कि ये कोई टॉनिक है पर चो उसको गलत कहता है। वो कहता है कि ये हर्ब्स शायद इनर एनर्जी न बढ़ाएं पर इनका इफेक्ट अभी भी जबरदस्त है। चो उसको बताता है कि ये बनाना बहुत इजी है और ये कैंग अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है जो सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। चो फिर उससे पूछता है कि क्या वो ये सीखना चाहता है और कैंग हाँ कहता है। जब कैंग क्लास कंटिन्यू करता है वो पहली चीज अपने स्टूडेंट्स को ये हर्ब देता है। एक सिप के बाद वो सब उल्टी करना शुरू कर देते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि इसका टेस्ट जहर जैसा है। कैंग को यकीन नहीं होता कि वो बदमाश जिन्हें वो अपना स्टूडेंट कहता है उस चीज की उल्टी कर रहे हैं जो उनके बॉडीज के लिए हेल्पफुल है। जिनसू भी कंप्लेन करता है पर कैंग उसको रनिंग एक्टिविटीज में एक एक्स्ट्रा लैब की सजा देता है। कैंग उनको बताता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि अगले 2 मंथ्स पहली चीज जो वो करेंगे वो ये मेडिसिनल कंकॉक्शन पीना होगा। हालांकि वो उनको ये भी कहता है कि अगर वो सच में नहीं पीना चाहते तो वो फ्री है। जब जिनसू ये सुनता है उसको लगता है कि शायद ये उसके लिए अच्छा है अगर वो इसको पीता है। क्योंकि वो आज क्लास में लेक्चर्स के लिए नहीं आए, कैंग सजेस्ट करता है कि वो अपना गुड बाय बोल दें और क्लास खाली कर दें। क्लास प्रेसिडेंट जुंग मिन ही खड़ी होती है और पूरी क्लास उसको फॉलो करती है जैसे कोई मिलिट्री सल्यूट हो। स्टूडेंट्स कैंग को रिस्पेक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं कि वो उनका उतना ही ख्याल रखे जितना उसने पिछले सेमेस्टर में रखा। स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वो हैंडसम है और उसको स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। कैंग को आखिर में समझ आता है कि स्टूडेंट्स परेशान थे कि शायद वो स्कूल छोड़ देगा। जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनका टीचर अभी भी उनके साथ है वो खुशी खुशी क्लास से चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद सियोरा क्लास में आती है
कैंग सरप्राइज्ड होता है और उससे पूछता है कि वो उसको देखने क्यों आई है। पता चलता है कि आंटास अब कैंग में सीरियसली इंटरेस्टेड है और उन्होंने सियोरा को एक बार फिर भेजा है। कैंग को पहले से पता था कि वो आएंगे क्योंकि उसने पिछले कुछ मंथ्स में बहुत शोर मचाया था। ये रियलाइज करके कि सिचुएशन अब सीरियस है, कैंग सियोरा के लिए कुछ लोगों के नाम लेता है। सियोरा पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाती है जब तक कैंग बताता नहीं कि ये नाम आंटास के की फिगर्स के हैं। वो सियोरा से कहता है कि आंटास को वार्न करे कि वो पीछे हट जाए वरना वो उनके टॉप की फिगर्स को एक्सपोज कर देगा। सियोरा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कैंग से पूछती है कि उसको ये सब कैसे पता। कैंग कहता है कि उसने बस अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की थी। वो सियोरा को यकीन भी दिलाता है कि अंटस उसको हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि वो डर जाएंगे। कैंग को याद आता है कि जोंगसिक ने उसको कहा था कि वो हमेशा छुप नहीं सकता। कैंग अब समझ चुका है कि वो इतने लोगों से कनेक्ट हो चुका है कि अब वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं। कैंग ने आखिर में ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसके सब कामों की वजह से ओरिजिनल स्टोरी बदल चुकी है। चूंकि ऐसा है, कैंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो ओरिजिनल स्टोरीज से अटैचमेंट छोड़ देगा और जहां जरूरत होगी वहां चेंजेस करेगा। सियोरा उसको ये बातें करते सुनती है पर उसको ये सब बकवास लगता है और कैंग इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। वो बस सियोरा से कहता है कि वो उसके साथ नए सेमेस्टर का वेट कर रहा है। कैंग स्माइल करते हुए चला जाता है क्योंकि वो अब आखिर में अपनी लाइफ शुरू करने वाला है। थोड़ी देर बाद कैंग के स्टूडेंट्स को उस मेडिसिनल हर्ब की इंपॉर्टेंस समझ आने लगती है जो कैंग उनको दे रहा है। हर्बल टॉनिक का एक और नाम उनके बीच फेमस हो गया जो है खट्टा पानी। कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी उस मेडिसिनल हर्ब की वजह से इंप्रूव हुए क्योंकि ये बहुत खट्टा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको डाइजेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का स्टैमिना भी मिड टर्म एग्जाम से पहले बढ़ गया। सब शॉक्ड थे जब सोर्ड क्लास ने जबरदस्त रिजल्ट अचीव किया। दूसरे टीचर्स कैंग से पूछने पर मजबूर हो गए कि उसने अपने स्टूडेंट्स को क्या खिलाया जो वो इतना बदल गए। दरअसल स्टूडेंट्स अब ऑलमोस्ट थर्ड ईयर रेंजर मेजर्स के लेवल पर हैं। कैंग प्रेज मिलने से खुश है पर साथ ही वो प्लान करता है कि स्टूडेंट्स को और मेहनत करवाए क्योंकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। देखते देखते दूसरा सेमेस्टर खत्म हो जाता है। क्लास के आखिरी दिन कैंग अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि छुट्टियों में खेलने के चक्कर में ब्रेक न लें क्योंकि छुट्टियों खत्म होने के बाद मिड टर्म इवैल्यूएशन है। अनाउंसमेंट के बाद सब स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ निकलते हैं। तभी कैंग नोटिस करता है कि युनसू और युनसेओ पीछे रुक गए हैं। वो उनसे पूछता है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जा रहे और दोनों बताती हैं कि उनको कैंग से कुछ बात करनी है। दोनों कैंग को बताती हैं कि वो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि उनका टीचर इसके बारे में क्या सोचता है। दरअसल ये मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट देश के सब हंटर स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। चूंकि वहाँ कोई रैंकिंग्स नहीं होती इसलिए यूजुअली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ही बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। कैंग को याद आता है कि कुछ दिन पहले फैकल्टी मीटिंग में टूर्नामेंट की बात हुई थी पर उसका ध्यान उस पर गया ही नहीं क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि उसके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इस टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड होंगे। लड़कियां बताती हैं कि वो एडवांस में अप्लाई करना चाहती हैं क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेज नवंबर से शुरू हो जाती है। वो कंफ्यूज्ड हैं इसलिए उनको कैंग की एडवाइस चाहिए कि ये अच्छा आइडिया है या नहीं। कैंग दोनों को कहता है कि सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के साथ लड़ने में उनको दिक्कत हो सकती है जो पहले से ही कंपटीशन में एक्सपीरियंस रखते हैं। लड़कियां उसकी बात से अग्री करती हैं, कहती हैं कि अगर वो कंपटीशन में गई और हार गई तो कैंग की इमेज खराब हो जाएगी। कैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो बताती हैं कि जब किम सेजिन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी उसने अप्लाई करने की कोशिश की थी पर उसके टीचर ने उसको रोक दिया। कहा कि अगर वो कंपटीशन में गई और हार गई तो उसकी इमेज खराब होगी। फिर भी किम सेजिन ने हार नहीं मानी और बाद में वाइस प्रिंसिपल से अप्रूवल ले लिया। कैंग इससे इम्प्रेस्ड होता है और समझता है कि उसके इसी टैलेंट की वजह से वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। कैंग फिर लड़कियों को कहता है कि वो कंपटीशन में रजिस्टर कर सकती हैं क्योंकि उसको अपनी बदनाम रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं। दोनों ये सुनकर खुश हो जाती हैं और कैंग उनको प्रिलिमिनरीज पास करने के लिए कहता है। वो उनको ये भी बोलता है कि कंपटीशन के लिए जो स्पेशल क्लासेस होंगी उनको स्किप न करें। लड़कियां ये सुनकर सरप्राइज्ड होती हैं और कैंग से पूछती हैं कि क्या वो उनको ट्रेन करेगा। कैंग जवाब देता है कि उसको नहीं पता कि एक्स्ट्रा क्लासेस का इंचार्ज कौन है पर वो नहीं है। लड़कियां डिमांड करती हैं कि वो ही उन्हें टूर्नामेंट के लिए ट्रेन करे और कैंग उन्हें याद दिलाता है कि वो एक रुकी है और शायद थर्ड ईयर का कोई एक्सपीरियंस टीचर चूज किया जाएगा। लड़कियां इससे खुश नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि कैंग ही पूरे स्कूल का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप टीचर है। कैंग जानता है कि लड़कियां उसको फ्लैटर करके मनाने की कोशिश कर रही हैं पर वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो बिजी रहेगा क्योंकि स्पेशल क्लासेस शाम को और वीकेंड्स पर हैं। कैंग के लिए ये बिल्कुल नहीं चलेगा। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ कैंग लड़कियों को कहता है कि वो उनकी लिस्ट वाइस प्रिंसिपल को सबमिट कर देगा। अब उन्हें बस कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है। कैंग वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है और उसे एक और शॉक मिलता है। पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल ने कैंग को स्पेशल क्लासेस का इंचार्ज अपॉइंट कर दिया है। कैंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करता है और वाइस प्रिंसिपल को याद दिलाता है कि वो रुकी है और दूसरे एक्सपीरियंस टीचर्स को स्पेशल क्लासेस में रखना चाहिए। पर किम मंडोंग जिद करता है कि कैंग ही स्पेशल क्लासेस का टीचर होगा। पता चलता है कि किम मंडोंग ने सब पोटेंशियल टीचर्स से बात की थी पर सबने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। किम मंडोंग रियलाइज करता है कि कैंग इस पे खुश नहीं है और वो सजेस्ट करता है कि वो पहले की तरह एक डील कर लें। कैंग जवाब देता है कि किम मंडोंग पहली डील को पूरा करने को तैयार नहीं था और इस वजह से उसको मंडोंग के साथ दूसरी डील करने पर शक है। मंडोंग फिर कुछ अजीब सी बात कहता है। उसे पता चला कि कैंग ने अभी तक ए रैंक प्रमोशन टेस्ट के कंडीशंस पूरे नहीं किए। कैंग इस बात से अग्री करता है पर कहता है कि वो अगले साल टेस्ट देने के लिए एम कर रहा है। मंडोंग फिर स्माइल करता है और कैंग को कहता है कि उसके पास एक चांस है जिससे वो बिना डिले के ए रैंक पे प्रमोट हो सकता है। कैंग ये सुनकर इंटरेस्टेड हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल बताता है कि उसकी और एक एस रैंक हंटर की रिकमेंडेशन से कैंग को प्रमोशन एग्जाम देने का चांस मिल सकता है। मंडोंग को पूरा यकीन है कि कैंग पास कर लेगा।
ये डील कैंग के लिए इतनी अट्रैक्टिव है कि वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। उसे पता है कि ए रैंक हंटर बनने का मतलब ज्यादा पैसा है। कैंग फिर पूछता है कि क्या वो स्केड्यूल एडजस्ट कर सकता है क्योंकि कुछ दिनों में वो अवेलेबल नहीं होगा। जब दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं, कैंग ऑफिस से बाहर निकल जाता है। कैंग ने जानबूझकर ऑफर एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे पता था कि किम मंडोंग एक दिन उसके काम आ सकता है। कैंग अपने सामने वाली लिस्ट को देखता है और रियलाइज करता है कि करंट एप्लीकेंट्स में से 2 फर्स्ट ईयर से हैं, जबकि आखिरी स्टूडेंट किम सेजिन 3rd ईयर क्लास से है। चूंकि कैंग ने ड्यूएल के बाद किम सेजिन को नहीं देखा, वो उम्मीद करता है कि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर रही है। इस दौरान किम सेजिन खुद को मार मार के ट्रेन कर रही है ताकि वो कैंग के लेवल तक पहुंच सके। जब कैंग बर्फ वाले मैदान में जाता है, वो चो को बताता है कि वो और मेहनत से ट्रेनिंग करने का प्लान बना रहा है। चो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि वो बंदा जो हमेशा ट्रेनिंग स्किप करने की कोशिश करता था, अचानक ज्यादा ट्रेनिंग क्यों मांग रहा है। उसे शक भी होता है कि शायद कैंग ने किसी को मार दिया और अथॉरिटीज से भाग रहा है। कैंग बस इतना एक्सप्लेन करता है कि वो अपने ओरिजिनल प्लान से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता है। क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो अपने खुद के डिसीजंस लेगा, कैंग स्ट्रांग होना चाहता है ताकि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो हैंडल कर सके। उसे ये भी नहीं पता कि जब दुनिया में केओस होगा तो क्या होगा, पर वो अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहना चाहता है। तभी कैंग चो से पूछता है कि क्या वो अब बाहर की दुनिया के लिखे हुए टेक्स्ट पढ़ सकता है, और चो कहता है हाँ, ये बोलकर कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तभी कैंग चो को एक सोर्ड्समैनशिप बुक दिखाता है और उससे पढ़ने को कहता है। चो बाहर की दुनिया में यूज होने वाली सोर्ड्समैनशिप टेक्स्ट बुक को देखता है और कहता है कि ये बिल्कुल कचरा है। वो कहता है कि इस बुक के टेक्निक्स को 3rd रेट मार्शल आर्ट्स भी नहीं कहा जा सकता। कैंग स्माइल करता है जब उसे पता चलता है कि चो उसकी तरह ही सोचता है, और वो चो से कहता है कि छुट्टी के दौरान बर्फ वाले मैदान में रहने का फैसला उसकी खुद की खुशी के लिए नहीं है। दरअसल जब उसने स्पेशल क्लासेस को हैंडल करने के बारे में सोचना शुरू किया, तब उसे ये आइडिया आया। चूंकि चो ने हर तरह के वेपन्स के खिलाफ लड़ाई की है, कैंग उसे बताता है कि दूसरे वेपन्स के भी टेक्स्ट बुक्स हैं। वो जानना चाहता है कि अगर वो चो से सीखेगा तो क्या वो दूसरे वेपन्स को हरा सकेगा। ये सुनकर चो स्माइल करता है और कहता है कि कैंग का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। चो समझ जाता है कि कैंग बेसिकली उससे नॉन कॉम्बैट स्पारिंग मैच मांग रहा है। ये एक ऐसा स्पारिंग मैच है जो सिर्फ बातों से होता है। ये रियल फाइट की तरह स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, पर मार्शल थ्योरीज को परफेक्ट करने के लिए मिस्टेक्स ढूंढने में हेल्प करता है। कैंग को ये आइडिया आया कि अगर चो जैसा ग्रैंड मास्टर मॉडर्न मार्शल आर्ट्स की वीकनेस ढूंढ सकता है तो वो उसको सीख सकता है। इससे कैंग बच्चों को हर वेपन का काउंटर सिखाने के काबिल हो जाएगा। कैंग को यकीन है कि अगर वो उसे जो सिखाना चाहता है उसमें मास्टर कर लेते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। देखते देखते कैंग और चो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एक सेशन में कैंग चो के पीछे चुपके से जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। भले ही ये सरप्राइज अटैक हो, चो फिर भी उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे एक धमाकेदार इफेक्ट होता है। ये पूरी छुट्टियों के दौरान चलता रहा, जब वो ट्रेनिंग करते और पूरे सेशन के नोट्स लेते हैं। जैसे हमेशा होता है, कैंग को उसका मास्टर कभी कभी उसकी बदमाशी के लिए पीट देता है। कैंग और चो को हर चीज पर, रामेन पर भी बॉन्डिंग का अच्छा टाइम मिलता है और कैंग इसे एक मजेदार छुट्टियां मानता है। वेकेशंस के बाद कैंग को स्कूल कैफेटेरिया में वापस आने पर एक नया खाने का स्वाद मिलता है, जो कि रामेन नहीं है। कैंग अपने आप में थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है जब किम सेजिन उसको ग्रीट करने आती है। दरअसल 3rd ईयर स्टूडेंट्स पहले खाना खाते हैं, इसलिए दोनों का ऐसे टकराना हो गया। वो ट्रेनिंग रूम की तरफ जाते हैं और किम सजेस्ट करती है कि वो एक स्पारिंग मैच करें। कैंग बस मना कर देता है। लड़की को कहता है कि उसका पेट दर्द करेगा क्योंकि उसने अभी खाना खाया है। ट्रेनिंग रूम में कैंग के प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। पता चलता है कि जुंग मिन ही और जिनसू भी दोनों बहनों के साथ कंपटीशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब टोटल 4 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और एक 3rd ईयर स्टूडेंट है। कांग को सुकून है कि ये 5 से ज्यादा नहीं है, जो एक नंबर है जिसको वो इजीली मैनेज कर सकता है। जिनसू कांग से पूछता है कि क्या उन्हें वीकेंड्स पे क्लासेस लेनी होंगी, और कैंग कहता है हाँ। उसे बताता है कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है, तो अगर कंप्लेन करनी है तो जानता है किसके पास जाना है, जब बाकी सब ओवरस्ट्रेच्ड स्केड्यूल के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं। किम सेजिन संडे को भी क्लासेस लेने को तैयार है। जिनसू इस पागल लड़की को घूरता है, पूछता है कि वो क्यों इतनी परेशानी खड़ी करने की शौकीन है। जुंग मिन ही फिर हाथ उठाती है, सजेस्ट करती है कि उन्हें थ्योरी क्लासेस के बजाय ज्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस करनी चाहिए। कैंग उनको बताता है कि वो ज्यादा स्पारिंग पे फोकस करेंगे, पर थियोरेटिकल क्लासेस को भूलेंगे नहीं। किम सेजिन फिर हाथ उठाती है, पूछती है कि क्या वो बाकी टीम से अलग ट्रेन कर सकती है। कैंग किम को देखते ही समझ जाता है कि उसको और ज्यादा पावरफुल बनने की ज्यादा जल्दी है। वो सोचता है कि वो कंपटीशन में किसको इम्प्रेस करना चाहती है। कैंग फिर एक नई बुक निकालता है और उसको बच्चों को देता है। टेक्स्ट बुक का टाइटल है काउंटरिंग स्टाइल। किम पहले तो डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता, पर जब वो बुक खोलती है और उसको पढ़ने लगती है, उसका दिमाग पूरा उड़ जाता है। बाकी लोग जल्दी सिचुएशन समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि कैंग उनको तलवार के अलावा दूसरे वेपन सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कंप्लेन करते हैं कि दूसरे वेपन्स और मैजिक तक सीखना उनके लिए मुश्किल होगा, पर कैंग स्माइल करता है और कहता है कि किम सेजिन ही उनमें से अकेली समझदार है। वो उनको बुक का टाइटल दोबारा पढ़ने को कहता है, और तब उनको समझ आता है कि ये काउंटर स्टाइल बुक है, न कि उन वेपन्स को यूज करने की बुक। किम रियलाइज करती है कि अगर वो इस बुक के टेक्निक्स मास्टर कर लेती है तो वो दूसरे वेपन्स के खिलाफ प्रैक्टिकली रुक नहीं सकती। किम ने हमेशा सोचा था कि वो बहुत मेहनत करके कैंग के लेवल तक पहुंच सकती है, पर अब उसको समझ आता है कि कैंग एक अलग लेवल का जीनियस है। स्पेशल क्लास शुरू होने के 1 वीक बाद कैंग एक आइडिया लाता है कि पहले दिन थियोरेटिकल क्लास होगी और अगले दिन स्पारिंग सेशन। यिसिल भी बच्चों को ट्रेन करने में हेल्प करने के लिए ज्वाइन करती है। कैंग ने शियोनवा से भी हेल्प मांगी है ताकि जब बच्चे थक जाए तो वो उनको हील कर सके। कैंग इसको रोटेट करता है ताकि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस गेन कर सके। दरअसल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक ट्रेनिंग कैंप में जा रहे हैं और कैंग ऑलरेडी अपने लिए फ्री टाइम के बारे में सोच रहा है, पर आखिर में वाइस प्रिंसिपल उसका प्लान फिर से खराब कर देता है।
वो कैंग को कहता है कि वो ट्रेनिंग कैंप का इंस्ट्रक्टर होगा। कैंग उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है, होमरूम टीचर नहीं। पर वाइस प्रिंसिपल जिद करता है और उसको रिकमेंडेशन लेटर का याद दिलाता है जो रिस्क पर है। आखिर में कैंग के पास ट्रेनिंग कैंप में जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। शियोनवा कैंग से पूछती है कि क्या उसने बच्चों के लिए कोई हर्बल कंकॉक्शन तैयार किया है, और वो कहता है हाँ। कैंग कहता है कि ये हर्बल मेडिसिन बच्चों के ग्रोइंग स्टेज में उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी है। जब से उन्होंने हर्ब्स पीना शुरू किया, उनके बॉडीज में काफी चेंजेस आए हैं। एक स्पारिंग सेशन के बाद यिसिल कैंग को क्लीनअप में हेल्प ऑफर करती है, पर वो मना कर देता है। उसको कहता है कि वो पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है। कैंग फिर लॉकर की तरफ अपना सामान लेने जाता है, पर किम से जिन उसके पीछे आती है और उसको डरा देती है। कैंग किम से पूछता है कि वो अभी तक क्यों नहीं गई, और उसको डर है कि शायद वो स्पारिंग मैच के लिए कहने आई है। किम कहती है कि वो स्पारिंग के लिए नहीं आई, पर उसको कुछ बात करनी है। वो हेजिटेट करते हुए बताती है कि वो इस सैटरडे को क्लास में नहीं आ पाएगी। कैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों और इसकी वजह क्या हो सकती है। आमतौर पर कैंग खुश होता क्योंकि उसको एक स्टूडेंट को कम सिखाना होता, पर उसको रियलाइज होता है कि वो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कितना पैशनेट हो गया है। किम से जिन भी आंखों में आंसू लेकर रो पड़ी जब उसने ये न्यूज टीचर को दी। कैंग को सुकून मिलता है कि ये बस एक सैटरडे की बात है। इसके बाद दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं। कैंग लड़की को सिर्फ अपना हर्बल कंकॉक्शन ही ऑफर कर सकता था। पता चलता है कि किम से जिन इस सैटरडे से हर वीकेंड रियल हंट पर जा रही है। सीजिन बताती है कि उसको अपने टीचर की गाइडेंस लेना अच्छा लगता, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं है। कैंग को ये भी अजीब लगता है कि सीजिन वीकेंड पर प्रैक्टिकल लेसन्स के लिए जा रही है, जो रूल्स के खिलाफ है। सीजिन फिर बताती है कि उसके फादर ने कहा है कि वो वाइस प्रिंसिपल से इस बारे में बात करेंगे। कैंग को नहीं लगता कि वाइस प्रिंसिपल मान जाएगा क्योंकि वो काफी जिद्दी है, और वो सीजिन से पूछता है कि क्या उसका फादर वाइस प्रिंसिपल का दोस्त है। तब सीजिन बताती है कि उसका फादर एरीज गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। कैंग को यकीन नहीं होता कि सीजिन भी एक अमीर घर से है। सीजिन फिर बताती है कि उसका असली टारगेट देश में होने वाला मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नहीं है। सीजिन कहती है कि वो टूर्नामेंट में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रही है ताकि वो WHOC 19 टिकट के लिए क्वालिफाई कर सके। WHOC 19 यानी वर्ल्ड हंटर चैंपियनशिप अंडर 19 एक वर्ल्ड हंटर चैंपियनशिप है जो 19 साल से कम एज के एस्पायरिंग हंटर्स के लिए है। कैंग फिर कहता है कि सेजिन वहां जा सकेगी अगर वो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीत लेती है। कैंग रियलाइज करता है कि सेजिन अभी टूर्नामेंट में कहीं नहीं पहुंची, पर वो ऑलरेडी चैंपियनशिप का सपना देख रही है। हालांकि उसको लगता है कि सेजिन इसके लायक है क्योंकि वो 2 बार बैक टू बैक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीत चुकी है। इस वजह से लोग पहले से ही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो इस साल के टूर्नामेंट की विनर होगी। सीजिन फिर बताती है कि वो चैंपियनशिप के लिए गई थी और कैंग को उम्मीद थी कि उसके जबरदस्त स्किल्स की वजह से कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी, पर एसीजिन बताती है कि वो पहले मैच में ही हार गई। सीजिन अनलकी थी कि उसका मैच पिछले चैंपियनशिप की विनर लड़की के साथ हो गया और उसने किम सेजिन को इजीली हरा दिया। हालांकि सेजिन इसका दोष लक को नहीं देती क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसके पास सही स्किल्स होते तो वो अपने ओपोनेंट को हरा सकती थी। जब कैंग ये सुनता है, वो सेजिन के सर पे हाथ रखता है। कैंग सेजिन को कहता है कि उसको उस पे गर्व है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, पर सेजिन हमेशा खुद को पुश करती है। सेजिन का चेहरा लाल हो जाता है जब वो अपने टीचर की बात सुनती है। कैंग फिर खड़ा होता है। सेजिन को कहता है कि वो जा रहा है, पर उसको थोड़ी और फ्रेश एयर लेने के लिए पीछे रहने को बोलता है। जाने से पहले कैंग सेजिन को कहता है कि वो अपनी चैंपियनशिप वाली हार को रनर अप के रूप में देखे, न कि ऐसे कि उसको एलिमिनेट किया गया। कैंग सेजिन को यकीन दिलाता है कि उसने काफी अच्छा किया और उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। उसके जाने के बाद सेजिन को उसके फादर की कॉल आती है और उसका मूड एकदम खराब हो जाता है। वो अपने फादर को कहती है कि उसने जल्दी कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो एक काउंसलिंग सेशन सुन रही थी, पर उसका फादर उसको डांटता है, कहता है कि उसको सिर्फ उसकी एडवाइस की जरूरत है। सेजिन बस डिसअपॉइंटेड खड़ी रहती है, उसको नहीं पता कि क्या कहे। एरीज गिल्ड भी काफी जानी मानी गिल्ड है और सीजिन के फादर जो एक S रैंक हंटर है उस गिल्ड